हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक और मजेदार सी सीरीज के साथ। तो जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेल लीड गु यंसी को देखते हैं, जो अपनी वाइफ और हमारी फीमेल लीड सीहन से कह रहा था कि आज हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को 3 साल पूरे हो गए हैं। ये लो डाइवोर्स पेपर, मैंने ऑलरेडी ही इस पर साइन कर दिए हैं, तुम भी जल्दी से इस पर साइन कर लो। जो देखकर सीहन दिल ही दिल में सोच रही थी कि मतलब मेरे मुफ्त खाने पीने और शेल्टर का बंदोबस्त खत्म हो गया है, पर खैर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। गु यंसी से कहती है कि इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में जो 3 मिलियन की अमाउंट लिखी है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं बस ग्रैंड माँ की बरसी तक यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। और ये पेंडेंट जो मेरी दादी माँ ने तुम्हें अपने हाथों से पहनाया था, मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस घर से जाऊँ तो ये भी तुम मेरे हवाले कर दो, क्योंकि वैसे भी तब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसके मुँह से ये सब कुछ सुनकर गु यंसी सोचने लगा कि ये लड़की जो हमेशा पैसों पर मरती थी, आज इसने इतनी बड़ी 3 मिलियन की अमाउंट कैसे छोड़ दी। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब गु यंसी की एक कीमती घड़ी खो गई थी, तो विवी ने कहा था कि तुम्हारे रूम में तो कितने दिनों से कोई भी मेड नहीं आई, बस सीहन ही आई थी। उसकी बातों पर गु यंसी इतना भी यकीन नहीं करता, लेकिन बाद में जब उसने मेड से भी पूछा तो वो भी यही जवाब देती है कि आपके रूम में तो सिर्फ मैडम सीहन ही आई थी। इसलिए भी गु यंसी को लगता था कि अगर सीहन इतने नीच किस्म के काम कर सकती है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए। प्रेजेंट में विवी सीहन की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि आखिर इस पेंडेंट में इतनी खास बात भी क्या है। गु यंसी तुम्हें 3 मिलियन की अमाउंट दे रहा है ना, इसे रख लो और ज्यादा नखरे मत करो। इवन के उसे धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिराने वाली थी, पर एंड टाइम पर गु यंसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ उसे बचाने के साथ साथ गु यंसी उसे किस कर देता है, जो कि इन दोनों की पहली किस थी, और यहाँ दोनों के पेंडेंट्स भी आपस में टकरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब सीहन को होश आया तो वो अपने रूम में थी, पर उसने फील किया कि उसकी बॉडी कुछ बदली बदली लग रही है। वो जल्दी से अपनी बॉडी को हाथ लगाकर चेक करने लगी तो उसे रियलाइज हुआ कि ये तो उसकी बॉडी है ही नहीं। जोरों की चीख मार देती है। दूसरी तरफ गु यंसी का भी यही हाल था। असल में दोनों के सोल्स आपस में एक्सचेंज हो चुके थे और थोड़ी देर तक वो दोनों भी ये बात समझ जाते हैं, क्योंकि जब विवी अंदर आई तो वो उसे गु यंसी कह रही थी, जबकि असल में तो वो सीहन ही होती है। दूसरी तरफ सीहन की बॉडी में बेचारा गु यंसी इसी की तरफ आ रहा था ताकि ये मसला जल्दी से सॉल्व हो जाए, पर उसे मॉम ने पकड़ लिया था और थप्पड़ मार देती है कि मैं कब से तुमसे बात करना चाह रही हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। सीहन को ये सब कुछ देखकर उस पर हंसी आ रही थी कि हमेशा ये सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया, आज जरा इसे भी तो पता चले। जबकि इधर गु यंसी बेचारा अपनी मॉम से मॉम कहकर बात करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने इसे खुद से दूर कर दिया। विवी भी खुद को अच्छी दिखाने के लिए जल्दी से आगे आते हुए बोली कि आंटी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर सीहन के पास जाकर कहती है कि मैं और गु यंसी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं, तुम हमारे बीच में आ गई हो, ये बात तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। अब इससे पहले कि हम धक्के मारकर बाहर निकाले तुम खुद ही चली जाओ। ये वो इतना धीरे से कह रही थी कि गु यंसी ना सुन पाए, पर उसे क्या पता था कि उसके सामने गु यंसी ही तो खड़ा है। इवन के जानबूझकर उसके हाथों से खुद को पुश करके नीचे गिरा देती है और फिर कहने लगी कि सीहन मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी, तुम मुझे धक्के क्यों दे रही हो। इधर गु यंसी सोच रहा था कि मैंने तो इसे धक्का दिया ही नहीं, विवी इतनी बुरी कब से बन गई है और झूठ क्यों बोलने लगी। इवन के मॉम ने भी इसे डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विवी को धक्का देने की। गु यंसी तुमने देखा इसकी हरकतों को। विवी भी जल्दी से गु यंसी के पास जाकर उसे कहती है कि प्लीज जल्दी से इसे डाइवोर्स पेपर साइन कराकर इस घर से बाहर निकाल दो, तुमने देखा ना अब ये हमें नुकसान पहुंचाने पर तुल आई है। गु यंसी जो कि सीहन ही थी कहने लगी कि हाँ मैंने इस लड़की की हरकतें बहुत अच्छे से देख ली है, लेकिन इसे डाइवोर्स पेपर साइन कराने के लिए मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मॉम आप मुझ पर भरोसा रखे, मैं इसे डाइवोर्स जरूर दूंगा। जिसके बाद मॉम भी इसके बातों पर ट्रस्ट करके वहाँ से चली गई। उन दोनों के चले जाने के बाद यहाँ गु यंसी सीहन से कह रहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ और आगे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आने वाली है, जल्द से जल्द कोई तरीका निकालो हमारी बॉडीज को एक्सचेंज करने का। जिस पर सीहन कहने लगी कि मैं तो जैसे बहुत खुशी से आपकी बॉडी में रह रही हूँ ना, मुझे तो खुद नहीं पता कि ये सब कुछ हुआ कैसे। साथ ही वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैंने तो इसकी दादी माँ से वादा किया था कि मैं उनके साथ गाँव जाऊंगी अपनी दादी माँ के कब्र पर, अब उनके आने से पहले पहले ही मुझे अपनी बॉडी में वापस जाना होगा। गु यंसी से कहने लगी कि तुम्हें याद है कल जब तुमने मुझे किस किया तो उसके बाद हम दोनों की बॉडीज चेंज हो गई, तो क्यों ना हम एक दफा दोबारा उस किस को ट्राई कर ले। अगर ऐसी ही बात थी फिर तो ये फौरन से मान गया। सीहन ने पहले इसे किस किया मगर कुछ भी नहीं बदला, जिसके बाद गु यंसी भी उसे पकड़कर अच्छे से किस कर देता है। एंड टाइम पर इन दोनों को दादी माँ ने भी देख लिया, जो देखकर
काफी खुश हो गई थी कि मेरे बच्चे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इवन के इनके पास आकर कहती है कि ऐसे ही एक दूसरे के साथ ये रिश्ता निभाए रखो और जल्दी से मुझे कोई पोता पोती दे दो। सिहान तुम्हें याद है ना कि हमें कहाँ जाना था, जबकि वो तो गुयनजी होता है। दूसरी तरफ से सिहान कहने लगी कि जी जी दादी माँ, हम दोनों ही आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। गुयनजी को तो कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाने की बात हो रही है। इधर दादी माँ बोली कि कुछ ही दिनों में मेरी बर्थडे पार्टी भी आ रही है और मैंने तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। ये कहकर दादी माँ भी चली गई। इधर गुयनजी सिहान से कहने लगा कि ये दादी के साथ तुम मिलकर क्या खिचड़ी बना रही हो? पहले तो तुमने उनको फोर्स किया था मुझसे शादी करने के लिए, इस बार क्या करना चाहती हो? सिहान भी इस पर गुस्सा हो गई कि मुझे कौन सा शौक था तुमसे शादी करने का। दिल ही दिल में कहने लगी कि अगर मुझे वो डेब्ट पे ना करना होता तो भला मैं तुमसे शादी ही क्यों करती। ये दोनों अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि मेड ने आकर बताया कि मिस सिहान आपको मैडम बुला रही है। जो सुनकर वो भी उनके साथ चली गई। मॉम के सामने पेश हो जाने पर मॉम उसे कह रही थी कि तुम्हें याद है ना मेरा और तुम्हारा क्या एग्रीमेंट हुआ था। बेचारा गुयनजी सोचने लगा कि अब इसने मॉम के साथ क्या एग्रीमेंट किया होगा। तब तक मॉम ने खुद ही बता दिया कि मैंने धोने वाले सारे कपड़े इकट्ठे करके रख दिए हैं, जाकर जल्दी से उनको वॉश कर लो। तुम्हें पता है ना कि मैं खामखा तो किसी को भी अपने घर में रहने नहीं देती। ये सुनकर वो बोली कि हाँ ठीक है, मैं धो तो दूंगी मॉम, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। इधर मॉम ने उसे थप्पड़ मार दिया कि तुम्हें इजाजत किसने दी है मुझे मॉम कहने की? ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, जो काम करने को कहा है जाकर वो करो। यहाँ गुयनजी को भी रियलाइज हुआ कि बेचारी सिहान को मेरे पीठ पीछे क्या कुछ सहना पड़ता है, मुझे तो इस बारे में पता तक नहीं था। मॉम उसे ब्लैकमेल करते हुए ये भी कह रही थी कि गुयनजी की लाइफ से खुद ही निकल जाओ, वरना तो तुम्हें इस घर से निकालने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। किसी हद तक तो उसने अपनी मॉम का असल चेहरा भी देख ही लिया था। वहाँ से बाहर आकर भी वो मॉम की हुई बातों के बारे में ही सोच रहा होता है कि तब तक पीछे से सिहान पहुंच आई। कहने लगी कि मुझे एक बात याद आई, कल मैं स्विमिंग पूल में गिरने ही वाली थी ना कि तुमने मुझे बचा लिया। आज भी बिल्कुल वैसा ही सीन क्रिएट करते हैं। चलो जरा मैं तुम्हें स्विमिंग पूल में धक्का देती हूँ। स्विमिंग पूल का नाम सुनकर तो गुयनजी को कुछ होने लगा था। साथ ही हमें उसके पास्ट का इंसिडेंट दिखाया गया जिसके बाद इसे पानी से डर लगता था, लेकिन स्विमिंग पूल में गिराने से पहले ही गुयनजी वहीं पर नीचे बेहोश हो गया, जो देखकर सिहान को भी उसकी काफी फिक्र हो रही थी। नेक्स्ट सीन में गुयनजी उसे कह रहा था कि ये स्विमिंग पूल वाला आइडिया भी बिल्कुल बेकार था, चलो जाकर तुम बात ले लो, तब तक हम कोई और आइडिया सोचते हैं। जिसके लिए सिहान ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारी बॉडी में मैं कैसे बात ले सकती हूँ, और खबरदार अगर तुमने भी बात लिया तो। गुयनजी बोला कि मैं तो 2 से 3 दफा बात ले चुका हूँ। ये सुनकर तो सिहान ने उसे गले से पकड़ लिया कि तुम्हें खुद से ख्याल क्यों नहीं आया, इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो तुम। नेक्स्ट सीन में मॉम को दिखाया गया जो कि विवी के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही थी कि ओल्ड लेडी की बर्थडे पार्टी में फेमस बिजनेसमैन ली मुबई भी आने वाला है, हमें उसका अच्छे से इस्तकबाल करना होगा क्योंकि फ्यूचर में हम उसके साथ कई सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिसका हमें दुगना फायदा होगा। इधर विवी सोच रही थी कि आंटी बिना कितनी चालाक है, हमेशा अपने ही फायदे का सोचती है। नेक्स्ट सीन बर्थडे पार्टी का दिखाया गया जहाँ ली मुबई भी पहुंच आया था। विवी ने उसका अच्छे से वेलकम किया और खामखा में उससे चिपकी जा रही थी, जबकि ली मुबई को वो लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जो उसे खामखा में चिपकने की कोशिश करती है, इसलिए उसे विवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दूसरी तरफ से गुयनजी और सिहान को आते हुए देखकर विवी इससे एक्सक्यूज कर लेती है और फिर उसने एक वेटर को इशारा किया, जिसके बाद वेटर सिहान के पास ड्रिंक लेकर आता है। इसमें शायद ही प्लान के अकॉर्डिंग कुछ मिला हुआ था, लेकिन कुछ ज्यादा ध्यान किए बगैर सिहान ने इसे पी लिया। दूसरी तरफ विवी भी फौरन से गुयनजी के पास आकर उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने साथ डांस करने को कह रही थी, पर असल में तो वो सिहान ही होती है जिसने फौरन से डांस के लिए मना कर दिया। ये बात विवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उधर गुयनजी को इचिंग स्टार्ट हो गई। वो यही सोच रहा था कि पता नहीं ये लड़कियां इस तरह के कपड़े कैसे पहन लेती है, मुझे तो इतनी इचिंग हो रही है इसमें। तब तक दादी माँ भी पहुंच आई जो इन दोनों से कहती है कि मैंने कहा था ना तुम दोनों के लिए मैंने एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। इसके बाद वो सबके सामने अनाउंस करती है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी गुयनजी और सिहान के नाम करने वाली हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जल्दी जल्दी से ये दोनों मुझे कोई पोता पोती दे दे। इधर ये दोनों कह रहे थे कि दादी माँ इतनी जल्दी आपको ये बात अनाउंस करने की क्या जरूरत थी। इस पर दादी माँ गुयनजी को समझाने लगी कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी ये स्टेप मदर अपनी भतीजी को तुम्हारे सर पर सवार कर दे? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये दोनों हमारी सारी प्रॉपर्टी लूट लेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द पोता पोती चाहिए। इधर ली मुबई ने भी जब अचानक से सिहान को देखा तो वो
बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये सीहन ही है ना, मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, क्या ये इस घर की बहू है, तभी तो मैं इसे नहीं ढूंढ पाया था। इधर सीहन को हद से ज्यादा इचिंग स्टार्ट हो गई थी। वो कहती है कि मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। विवी फौरन से आगे आते हुए बोली कि चलो मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ाऊं। अब अचानक से वो इतनी अच्छी कैसे बन गई। उधर सीहन गुयनजी के शरीर में से कहने लगी कि इस बार तुम्हारा क्या प्लान है, आप क्या करना चाहती हो। लेकिन विवी का असल चेहरा अभी तक भी गुयनजी ने नहीं देखा था, तो वो उसे चुप करवा देता है कि क्या हो गया अगर ये मेरे साथ वॉशरूम चली जाए। फिर इसके बाद विवी उसके साथ चली गई। इधर सीहन को गुस्सा आ रहा था कि अच्छा है किसी मुसीबत में फंस जाए तो खुद ही फिर संभाले, इस विवी पर इसको कुछ ज्यादा ही भरोसा है। इधर विवी गुयनजी यानी कि सीहन से माफी मांग रही थी कि पहले मैंने तुम्हारे साथ जितना बुरा भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता रहा कि तुम मुझसे गुयनजी को छीन लोगी। जिस पर सीहन बोली कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। आफ्टर दैट वो वॉशरूम चली जाती है और वो मेल वॉशरूम में आई, क्योंकि असल में तो वो गुयनजी ही था। ये बात वो भूल ही जाता है कि फिलहाल तो वो फीमेल लग रहा है, इसलिए उसे फीमेल वॉशरूम में जाना चाहिए। यहाँ लीमू भाई भी पहले से ही वॉशरूम में मौजूद था। उसे देखकर कहने लगा कि सीहन तुम यहाँ मेल वॉशरूम में। असल में उसे ये बात समझ में नहीं आ रही कि लड़की होने के बावजूद भी ये खड़े होकर वॉशरूम को कैसे यूज कर रही है। गुयनजी को भी अभी रियलाइज हुआ कि उसने कौन सा ब्लंडर मारा है। कहने लगा कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। चाहे वो इसे जानता तो नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। उसे बाय बाय करते हुए वहाँ से बाहर निकल आया। लीमू भाई ये सोचकर हैरान था कि मुझे देख लेने के बावजूद भी इसका रिएक्शन इतना नॉर्मल क्यों था। क्या इसे मैं याद नहीं, इसने मुझे नहीं पहचाना। फौरन से उसके पीछे बाहर आकर उसे रोक देता है। कहने लगा कि सीहन मैं लीमू भाई, क्या तुम्हें याद नहीं, आज से 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। साथ ही हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया गया जहाँ लीमू भाई बुरी तरह से जख्मी था, लेकिन फिलहाल यहाँ सीहन थोड़ी ना थी, ये तो गुयनजी था जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो इसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है कि मैं गुयनजी की वाइफ हूँ, मुझसे दूर रहो। और कुछ तो उसकी हालत भी खराब हो गई थी उस इचिंग की वजह से। लीमू भाई ने उसे अपना कोट पहना दिया। तब तक दूसरी तरफ से विवी मीडिया को लेकर पहुंच आई और कहने लगी कि सीहन तुम्हें शर्म नहीं आती, गुयनजी की वाइफ होने के बावजूद भी तुम लीमू भाई के साथ प्राइवेट मीटिंग्स कर रही थी, इसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। मीडिया के सब रिपोर्टर्स भी लीमू भाई से सवाल कर रहे थे, जबकि वो इन पर गुस्सा करने लगा कि तुम सबको अंदर आने की इजाजत किसने दी, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। गुयनजी यानी कि सीहन भी फौरन से आगे आते हुए बोली कि विवी तुम्हें तो सब कुछ अच्छे से पता है ना, प्लीज इन लोगों को क्लेरिफाई करो कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। जबकि विवी उससे धीरे से कहने लगी कि मैं क्यों एक्सप्लेन करूं, जबकि ये सब कुछ मेरा ही प्लान था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूंगी। यहाँ गुयनजी ने भी उसका असल चेहरा देख लिया और वो जान जाता है कि सीहन के साथ ये सब लोग क्या कुछ करते रहे। पीछे से गुयनजी के शरीर में सीहन भी पहुंच जाई, जो ये सारा तमाशा देखकर फौरन से गुयनजी के पास जाना चाहती थी, लेकिन बीच रास्ते में उसे विवी ने रोक दिया कि तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ लीमू भाई को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर तुम्हें इस बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम दोनों की डाइवोर्स होने वाली है। तब तक दादी माँ भी पहुंच आई, जो कि काफी गुस्से में होती है और कहने लगी कि सीहन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे बुरी तरह से डिसअपॉइंट कर दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और लीमू भाई का पहले से भी अफेयर चल रहा था, लेकिन गुयनजी से शादी करने के बाद तुम्हें उसे प्रॉपरली ब्रेकअप कर देना चाहिए था। यहाँ गुयनजी को भी रियलाइज हुआ कि अच्छा तो सीहन और लीमू भाई एक दूसरे को पहले से जानते थे, तभी तो वो मुझसे कह रहा था कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं। सीहन के शरीर में जब गुयनजी दादी माँ को एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं जो आप सोच रही है, तो दादी माँ ने उसे धक्का दे दिया और उधर सीहन इसे पकड़ लेती है। यहाँ अचानक से इन दोनों के ये पेंडेंट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसी के जरिए इन दोनों के सोल दोबारा से अपनी बॉडीज में एक्सचेंज हो गए। अब तो गुयनजी ने भी अपनी स्टेप मॉम और विवी का असल चेहरा देख लिया था। यहाँ सभी लोग सीहन पर इल्जाम लगा रहे होते हैं, इवन कि अब तो दादी माँ भी उसके अगेंस्ट थी। तो गुयनजी ने सबको खामोश किया और बताया कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। दादी माँ को सीहन की बॉडी पर रैशेस दिखाए कि ये वो ड्रिंक करने की वजह से हुए। मॉम तो अभी भी यही कह रही थी कि इस छोटी मोटी एलर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसने किया वो बहुत गलत किया। लेकिन गुयनजी अब किसी की भी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि बजाय सीहन को हॉस्पिटल लेकर जाते, आप लोग इस पर इल्जाम लगा रहे हैं। फिर खुद ही उसका हाथ पकड़कर यहाँ से ले जाने लगा। इस बात पर विवी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अचानक से इस सीहन ने गुयनजी को अपनी तरफ कर लिया, इसे तो मैं देख ही लूंगी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।
हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में गुयनजी सिहान के लिए डॉक्टर को लेकर आया था, जो कि उसका अपना ही दोस्त वेनमिन होता है। सिहान का अच्छे से चेकअप करने के बाद वो इसे कहने लगा कि यार तुम किस तरह के हस्बैंड हो, तुम्हारी वाइफ को किस चीज से एलर्जी है, तुम्हें ये तक पता नहीं। इसके लिए तो गुयनजी वाकई ही शर्मिंदा था। उसका शुक्रिया भी अदा किया कि तुमने इसका बहुत अच्छे से चेकअप किया। लेकिन वेनमिन तो फ्री ही होता जा रहा था, कहने लगा कि तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो, जिस तरह तुम कॉलेज लाइफ में थे आज भी बिल्कुल वैसे की वैसी ही हो। यहाँ गुयनजी ने उसे तो भगा दिया, पर इधर सिहान को देखकर वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद मैं कभी भी तुम्हें अच्छे से नहीं जान पाया। नेक्स्ट सीन में मॉम विवी को अपने रूम में लाकर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि सिहान को फंसाने तक तो ठीक था, लेकिन ली मुबई को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आया? इसकी वजह से हमारी उसके साथ कोऑपरेशन खराब हो सकती है। विवी बोली कि आंटी हमारे पास ली मुबई ही एक अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। पर आप फिक्र नहीं करे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन फिर भी आंटी ने गुस्से में उसे यहाँ से भेज दिया। उसके जाते ही यहाँ वो वेटर बाहर आता है जिसने सिहान को ड्रिंक पिलाई थी। आंटी तो उसे अप्रिशिएट करती है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया, अब ज्यादा टाइम तक गुयनजी के सामने मत आना, क्योंकि वो बहुत चालाक है, कहीं तुम्हें पहचान ही ना ले। इससे तो ऐसा लग रहा था जैसे आंटी का इस वेटर के साथ अफेयर चल रहा हो। खैर उधर सिहान को जब होश आया तो वो काफी ज्यादा खुश होती है कि हमारी सोल्स अपनी बॉडी में वापस आ चुकी। चलो अब हम जल्दी से सिविल अफेयर ऑफिस चले ताकि इस डाइवोर्स वाले मामले को जल्दी से खत्म कर दें। हाँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे ये पेंडेंट वापस देना होगा। गुयनजी उसे गुस्सा हो गया कि मुझे डाइवोर्स देने की तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी है, या फिर डाइवोर्स के बाद तुम उस ली मुबई से शादी करना चाहती हो? सिहान बोली कि देखो, हमने शादी दादी माँ की हेल्थ की वजह से की थी, अब तो दादी माँ भी नहीं रही और 3 साल भी पूरे होने को हैं। तुमसे शादी के लिए मैं इसलिए राजी हुई क्योंकि हर लड़की चाहती है कि उसे लग्जरी लाइफ मिले। मैंने भी इस लाइफ को इसलिए ही चूज किया, पर अब जब लिमिट खत्म हो गई तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? गुयनजी को गुस्सा आ रहा था, वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आते हुए कहने लगा कि 3 साल पूरे होने में अभी भी 2 महीने बाकी हैं, इसलिए जब तक 3 साल पूरे ना हो जाए ये डाइवोर्स नहीं हो सकती। अभी भी हम दोनों लीगल कपल है। सिहान ने उसे अपने ऊपर से हटने के लिए कहा और अच्छे से समझाया कि हम दोनों लीगल कपल नहीं बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल कपल है, और वैसे भी तुम विवी को पसंद करते हो, इसलिए मेरे साथ तुम्हें अपनी बॉडी स्किल्स दिखाने की जरूरत नहीं। जिस पर गुयनजी भी उसे बेशर्म कहकर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट शन ने सिहान को कुछ पेपर्स पकड़ा दिए थे और बताया कि बॉस ने आपको अपना सेक्रेटरी बना लिया है, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपको बिजनेस के बारे में काफी नॉलेज है। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई कि मुझे बताए बगैर गुयनजी मेरे लिए इतने बड़े बड़े फैसले ले रहा है। डॉक्यूमेंट्स लेकर वो बाहर तो आ जाती है, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट शन अपने बॉस को टीज कर रहा होता है कि आजकल आप अपनी वाइफ का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगे, तो वो बोला कि आजकल तुम भी तो कुछ ज्यादा ही बकने लग गए हो। अब फजूल बातें छोड़ो और मुझे सिहान के पास्ट की सारी इन्वेस्टिगेशन करके दो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसका ली मुबई के साथ क्या रिलेशनशिप था। दूसरी तरफ ली मुबई भी यही इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था कि आखिर सिहान गुयनजी की वाइफ बनी तो बनी कैसे। उसके असिस्टेंट ने भी जब सिहान की सीवी देखी तो कहने लगा कि क्या यही वो लड़की है जिसे पिछले 5 सालों से आप पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, जिसने आपकी जान बचाई थी? तो फाइनली ये मिल ही गई। पर बॉस, इसकी तो शादी हो चुकी है। ली मुबई कहने लगा कि क्या हुआ अगर इसकी शादी हो चुकी है, डाइवोर्स भी तो हो सकती है ना। नेक्स्ट सीन में विवी जानबूझकर सिहान को नीचे गिरा देती है और फिर सबके सामने उसकी हेल्पर बनने की कोशिश करने लगी, जबकि सिहान तो जानती थी कि ये सब कुछ उसी ने ही किया, इसलिए झटके से उसे खुद से दूर कर दिया। ये वाला सीन देखकर यहाँ बाकी के सब लोग उसके अगेंस्ट बातें करने लगे कि मिस विवी इसकी हेल्प करना चाह रही है और इसका एटीट्यूड तो देखो। उधर असिस्टेंट शन और वेनमिन मिलकर गुयनजी को सिहान के पास्ट के बारे में बता रहे होते हैं कि वो हमेशा से ही अपनी दादी माँ के साथ पली बड़ी। सिहान की ग्रैंड माँ की तबीयत हर वक्त खराब रहती थी और वो तुम्हारी दादी माँ की बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी, इसलिए ही तो दादी माँ ने तुम्हारी शादी उससे करवाई। लेकिन ये जो 2.5 साल तुमने अब्रॉड में गुजारे, इसमें तुम्हारी मॉम और उसकी चहेती विवी ने मिलकर इसे खूब बुली किया। इवन के पूरे घर का काम भी वो सिहान से ही करवाते थे। वेनमिन जो कि गुयनजी का अच्छा दोस्त था, कहने लगा कि तुम भी कितने बेवकूफ हो ना, जो इन 2 औरतों के बातों में आ गए और सिहान को अच्छे से समझ ही नहीं पाए।
नेक्स्ट सीन में आंटी एक बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रही थी तो विवी कहने लगी कि आंटी अगर मैं ये प्रोजेक्ट विन कर लूं तो यकीनन गुयनसी मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा, आप प्लीज इसमें मेरी हेल्प करें ना। आंटी बोली कि तुम हमेशा से ही किसी लड़की से ज्वेलरी डिजाइन बनवाती थी ना, तो आज भी उसी से बनवा लो। इधर विवी सोचने लगी कि अब आपको कैसे बताऊं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सीहन है, जिससे मैं अननोन पर्सन बनकर बात करती थी। लेकिन आइडिया तो अच्छा ही है आंटी का, इस बार भी मैं ये डिजाइन उसी से बनवा लेती हूँ। लेकिन नेक्स्ट सीन में जब उसने सीहन को मैसेज करके पूछा तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पहले तो उसे पैसों की जरूरत थी लेकिन मजीद अब वो अपने डिजाइन को नहीं बेचना चाहती। साथ ही गुयनसी ने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया, अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और कहा कि मैं चाहता हूँ तुम भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने आप को एक स्पेशल डिजाइनर का नाम दो। पहले तो सीहन को सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या मैं भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। फिर जल्दी से खुशी खुशी जाकर नए डिजाइन बनाने लगी। उधर विवी ने जब सीहन का मैसेज देखा तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि एंड टाइम पर इस लड़की ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो मुझे भी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद वो जाती है असिस्टेंट शन के पास, पूछने लगी कि क्या कर रहे हो। तो वो बोला कि सेक्रेटरी सीहन अपने डिजाइन सेंड करने वाली है, बस उसी का ही वेट कर रहा था, आपको कोई काम था क्या। साथ ही उसे वेनमिन की कॉल रिसीव हुई कि गुयनसी ड्रंक हो चुका है, तुम जल्दी से उसे पिक करने के लिए आ जाओ। जो सुनकर शन तो वहाँ से चला गया, लेकिन विवी के दिमाग में अभी भी सीहन के वो स्केचेस ही घूम रहे थे। यकीनन वो कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर करेगी। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया, जहां सभी पार्टिसिपेंट्स के डिजाइन को दिखाया जा रहा था। असिस्टेंट शन विवी के डिजाइन को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है कि ये हमेशा की तरह नंबर 1 पर जा रही है। विवी बोली कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उम्मीद है कि मिस्टर गुयनसी खामखा में किसी को फेवर नहीं करेंगे, बाकी के सभी एम्प्लॉइज भी यही चाहते हैं। आफ्टर दैट सीहन उठकर अपने डिजाइन को एक्सप्लेन कर रही थी, जिसका नंबर 01 था। इधर एम्प्लॉइज उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं और शन भी उससे कहने लगा कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि आपके स्केच का नंबर तो 04 है। सीहन बोली कि क्या बात कर रहे हो, मैंने जो स्केच तुम्हें सेंड किया था वो 01 वाला था, क्या मैं अपने डिजाइन को नहीं पहचानूंगी। गुयनसी बोला कि सीहन तुम्हारा भेजा हुआ स्केच मेरे और शन के बीच में ही था, इसलिए मिस्टेक के तो कोई चांसेस ही नहीं हो सकते। असल में तो उसका डिजाइन विवी ने खुद ही चोरी किया था और शन तो उसे देख तक नहीं पाया। लेकिन सीहन अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, कहने लगी कि अगर इतनी बड़ी कंपनी भी अपने एम्प्लॉइज के साथ धोखा कर सकती है तो मुझे इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई, जबकि इधर गुयनसी सोच रहा था कि सीहन झूठ तो नहीं बोलती, कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर हुआ होगा जो हमारी नजरों के सामने नहीं आ पाया। उधर बाहर गुस्से में सीहन का पैर मुड़ जाता है, लेकिन एंड टाइम पर ली मुंबई पहुँच आया जो कि उसे पकड़ लेता है। सीहन बोली कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। वो इसे बिठाते हुए कहने लगा कि नहीं, इस बार मैं सच में ही यहाँ से गुजर रहा था। उसके पैर का मोच भी ठीक कर देता है और बताया कि घर में जाकर इस पर आइस लगा देना। तभी सीहन को शन की कॉल आई कि आप कहाँ पर हो। तो ये बोली कि मैंने आपकी कंपनी छोड़ दी, इसलिए दोबारा मुझे कॉल मत करना। जाते जाते ली मुंबई सीहन का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहने लगा कि अगर कभी भी तुम्हें अपना हस्बैंड चेंज करना हुआ तो मैं इतना बुरा ऑप्शन नहीं हूँ। जो सीहन को काफी अजीब लगा। वो कहती है कि मेरे ख्याल से आपको अपने घर जाना चाहिए, मुझे इस तरह का मजाक नहीं पसंद। फिर अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली गई। इधर ली मुंबई धीरे से कहने लगा कि मैं मजाक कब कर रहा हूँ। उधर गुयनसी सीहन को देखकर डांटने लगा कि तुम अचानक से कहाँ चली गई थी, कम से कम बताकर तो जाती कि तुम जा कहाँ रही हो। सीहन अभी भी गुस्से में थी, कहने लगी कि मेरे सामने ही मेरे डिजाइन को कोई और अपना कह रहा था और तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ पर खड़े होकर उसका मुंह देखती। मेरी जो इस मंथ की सैलरी बनी है वो मेरे अकाउंट में सेंड कर देना, मुझे मजीद यहाँ पर जॉब नहीं करनी। ये कहकर वो चली गई और इधर गुयनसी को गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की तो आराम से बात तक नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट शन गुयनसी के पास आकर कहता है कि बॉस मैंने सारी सिक्योरिटी कैमरास को चेक कर लिया है, पिछले 8 दिन से मेरे ऑफिस में तो कोई भी नहीं गया। इसका मतलब तो यही हुआ कि इन दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, पर कौन ये पता लगाना जरा मुश्किल है। वैसे बॉस ये तो आपके घर की ही बात है, ये स्केच आपकी वाइफ की है या नहीं ये तो आपको पता होना चाहिए। गुयनसी बोला कि क्या मतलब मैं उस पर नजर रखूं, उसकी जासूसी करूं क्या। शन बोला कि अरे बॉस मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन एक बात तो मैं समझ गया कि आप दोनों एक रूम में नहीं सोते। गुयनसी खड़ा होकर कहने लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रहे, चलो जाकर अपना काम करो। नेक्स्ट सीन में वो पहली बार सीहन के रूम में जाता है सच का पता लगाने के लिए। यहाँ टेबल पर कुछ स्केचेस पड़े हुए थे जिसे एक एक करके वो देखने लगा और तभी उसे रियलाइज हुआ कि मैंने सच में ही उसे खामखा में ब्लेम कर दिया था। इसके बाद वेनमिन इसे देखकर कहता है कि वैसे तो तुझे कभी मैं याद नहीं आता, लेकिन जब तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो सबसे पहले तुम्हें मैं याद आ जाता हूँ। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें इस लड़की पर क्रश हो गया क्या।
गुयनजी बोला कि मैं ये तो नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैंने उसे खामखा में नाराज किया है, अब मनाना भी तो पड़ेगा। इधर वेनमिन बोला कि यार मैं तो तेरे से भी गया गुजरा हूँ, अगर लड़कियों को मनाने के तरीके मुझे आते तो क्या मैं सदियों से कुंवारा होता। दूसरी तरफ से असिस्टेंट शन भी पहुंच आया, जिसे देखकर वेनमिन बोला कि इसे सब कुछ पता होता है, इसी से ही पूछ लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। गुयनजी भी उसी से ही पूछने लगा कि मैं सिहान को कैसे मनाऊं। शन ने बताया कि लड़कियों को लग्जरी चीजें बहुत पसंद होती है, आप उसे एक्सपेंसिव परफ्यूम या फिर बैग गिफ्ट करो, वो खुश हो जाएगी। गुयनजी बोला कि मुझे नहीं लगता उसे इस तरह की चीजें पसंद होगी, इसलिए तुम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो कि उसे क्या कुछ पसंद हो सकता है। नेक्स्ट सीन में विवी सिहान पर इल्जाम लगा रही थी कि देखो वो नेकलेस मेरी मॉम ने मुझे दिया था, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगी, लेकिन प्लीज वो तुम मुझे वापस कर दो। मॉम भी इसे बुली कर रही थी कि अगर तुमने चोरी किया हुआ नेकलेस इसे वापस नहीं किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। सिहान बोली कि फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज जल्दी से आप पुलिस को बुला ले। जो सुनकर मॉम ने उसे थप्पड़ मार दिया कि तुम मेरे साथ जबान चला रही हो। तब तक गुयनजी भी पहुंच आया और कहने लगा कि मॉम ये आप क्या कर रही है, सिहान पर हाथ क्यों उठाया। विवी ने जल्दी जल्दी से पूरी बात बताई कि इसने मेरा नेकलेस चोरी किया है। गुयनजी दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये अच्छा मौका है इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का, यकीनन ये इल्जाम भी झूठा ही होगा। गुस्से में कहने लगा कि अगर ऐसी ही बात है तो तुमने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं बताया, ऐसे मेरी वाइफ को बुली करने की तुम्हें इजाजत किसने दी। विवी ने गुयनजी का ये लहजा पहली बार देखा। मॉम भी कहने लगी कि ये तुम विवी से किस लहजे में बात कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि ये तुम्हारी लाइफ सेवियर है, इसने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें इस लड़की को डिफेंड करने की क्या जरूरत है, ये पहले भी चोरी कर चुकी है, यकीनन ये नेकलेस भी इसी ने ही चोरी किया होगा। गुयनजी बोला कि क्या आपने अपनी आंखों से देखा। अब तो वो मॉम की भी बात नहीं सुन रहा, इवन के आगे से जवाब देना स्टार्ट कर दिया है, जो बात मॉम को गुस्सा दिला देती है और गुस्से में उसे थप्पड़ दे मारा। बाद में ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे मुझसे गलती हो गई, लेकिन गुयनजी बोला कि आपको मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं, असल में तो ये आपकी नेचर है। उसकी ये बात तो मॉम को और भी ज्यादा हर्ट कर देती है कि तुम इस लड़की की वजह से मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो। गुयनजी अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, बल्कि वो सिहान का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया। इधर मॉम गुस्से में विवी को थप्पड़ मार देती है और दिल ही दिल में कहने लगी कि गुयनजी मैंने इतने सालों से तुम्हें अपने मकसद के लिए बड़ा जरूर किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इतनी आजादी दे दूं कि तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव करो। उधर सिहान को अभी भी मजाक सूझ रहा था। गुयनजी से पूछने लगी कि आज पहली बार तुमने अपनी मॉम के सामने मुंह कैसे खोला। वो कहने लगा कि अभी भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है, बजाय कि खुद को डिफेंड करती वहाँ पर खामखा खड़ी एटीट्यूड दिखा रही थी। सिहान बोली कि क्या मेरे डिफेंड करने से उनको मेरी बात समझ में आ जाती। यहाँ गुयनजी ने उसे एक बॉक्स पकड़ाया और ओपन करने के लिए कहा, जिसमें कि सिहान की दादी माँ का ब्रेसलेट था जो उन्होंने सालों पहले ही बेच दिया था। इस ब्रेसलेट को अपने सामने देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई। गुयनजी बोला कि मुझे शन ने बताया था कि तुम हमेशा से ही इस ब्रेसलेट को वापस खरीदना चाहती थी। खैर तुम अपना सीट बेल्ट अच्छे से बांध लो, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। इसके बाद वो उसे एक जगह पर लेकर आया जो कि काफी रोमांटिक लग रही थी। यहाँ की डेकोरेशन देखकर सिहान बोली कि कहीं तुम मुझे प्रपोज करने का तो नहीं सोच रहे। वो कहता है कि प्रपोज नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, शायद शन ने कुछ गलत समझ लिया हो, असल में ये डेकोरेशन उसने कराई है, मैं तो बस तुम्हें एक नई वेडिंग रिंग देना चाहता था क्योंकि वो पिछले वाली कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। सिहान बोली कि इसकी क्या जरूरत, वैसे भी हम दोनों की 2 महीने में डाइवोर्स होने वाली है, तुम अचानक से इस तरह बिहेव क्यों करने लगे हो, जबकि गुयनजी तो डाइवोर्स के बारे में बात तक नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ ली मुबई भी खड़ा देख रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो तो चाहता था कि जल्द से जल्द इन दोनों का डाइवोर्स हो जाए। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 3rd एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां ली मुबई आगे आकर गुयनजी से कहने लगा कि इतनी डेकोरेशन किस लिए, कहीं तुम सिहान को प्रपोज तो नहीं करने वाले, जबकि वो बोला कि ये टेबल मैंने रिजर्व कराया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर ली मुबई कहने लगा कि मैं यहाँ का बॉस हूँ तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता। सिहान कैसी हो तुम, काफी टाइम के बाद देख रहा हूँ तुम, और वैसे मिस्टर गुयनजी तुम इसे डाइवोर्स कब देने वाले हो। अब ये मत कहना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, तुम भी जल्दी जल्दी से इसे डाइवोर्स दो ताकि ये हमेशा के लिए मेरी हो जाए। गुयनजी बोला कि हर सुनी सुनाई बात का भी यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि बातें झूठी भी हो सकती है, और जहाँ तक हमारे डाइवोर्स की बात है तो मैं कभी भी इसे डाइवोर्स नहीं देने वाला। सिहान ने जब देखा कि इन दोनों की ये बहस बढ़ती ही जा रही है तो वो कहने लगी कि मिस्टर ली मुबई ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि मैंने आपकी हेल्प की थी, लेकिन मैंने सिर्फ अम्ब्रेला ही तो आपको
पकड़ाया था। जबकि ली मुबई को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसने हमेशा अपनी लाइफ सिर्फ सीहन के साथ ही इमेजिन की। वो अभी भी गुयंजी से कह रहा था कि तुम सीहन के काबिल नहीं हो, अब जब तुम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका तो तुम्हें इसे डाइवोर्स दे देना चाहिए। जिस पर गुयंजी ने इसे एक जोरों का पंच कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूँ फोर्स करने की। इवन के वो उसके सामने ही सीहन को किस कर देता है, उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि हम दोनों के बीच में डाइवोर्स जैसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये देखकर ली मुबई तो गुस्से में वहाँ से चला गया, जबकि सीहन ने गुयंजी को डांटना शुरू कर दिया कि किस करने की क्या जरूरत थी, क्या तुम खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर सकते। वो भी इसे टीज करते हुए आगे से पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हो या फिर मैं तुम्हें अच्छा लगने लगा हूँ। सीहन बोली कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस जल्दी ही तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। तो वो बोला कि किस लिए, क्या तुम ली मुबई को पसंद करती हो। इससे भी सीहन इनकार कर रही थी कि क्या सोचे जा रहे हो तुम, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। ये कहकर वो जाने लगी। गुयंजी उसे रोकना चाह रहा था। इसी दौरान गुयंजी उसके ऊपर गिर पड़ा और दोनों की सोल्स दोबारा से एक्सचेंज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये तो किसी ड्रामा के सीन की तरह लग रहा है। गुयंजी बोला कि वो सब तो छोड़ो, कल ऑफिस में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें इसे अच्छे से डील करना होगा और कुछ पॉइंट्स को तो माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो 1 बाय 1 करके वो इसे बता रहा था। जबकि इधर उसकी बॉडी में सीहन उसकी ये सारी बातें सुन रही थी और फिर उठकर कहने लगी कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ। गुयंजी बोला कि कहाँ जा रही हो, ये तुम्हारा ही रूम है क्योंकि हम दोनों मैरिड कपल हैं। उसकी तरफ बढ़ते हुए जबरदस्ती ही उसे अपने रूम में सोने के लिए कह रहा था। सीहन को अब डर लगने लगा, क्योंकि गुयंजी ने ऐसा पहले तो कभी भी नहीं किया, जो अब वो अचानक से करने लग गया। इसके बाद दोनों ही नाइट सूट पहनते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे को वार्न कर रहे थे कि खबरदार अगर तुमने मेरी बॉडी को देखा। लेकिन गुयंजी उसे कहता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी से बुश करके सो जाओ, तुम्हें पता तो है कि कल ऑफिस में हमारा कितना सारा काम है। वॉशरूम से बाहर निकल आने के बाद उसे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि उसकी सोल अब सीहन की बॉडी में है तो वो उसे हर तरह से कंट्रोल कर सकता था। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहां आज मिस मिम्बई के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग कर लेने के बाद वो कहती है कि मुझे सीहन के बनाए हुए ये सारे डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आए। साथ ही साथ वो गुयंजी की भी तारीफ कर रही थी कि इस कंपनी को इतना हैंडसम बॉस मिला है। सीहन दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो रही। इवन के जब वो जाने लगी तो पीछे ही सीहन की बॉडी में गुयंजी खड़ा था। उसे भी कहती है कि तुम तो लकी हो कि तुम्हें गुयंजी जैसा बॉस मिला है। असिस्टेंट शन भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देता, कहने लगा कि बॉस लगता है मिस मिम्बई का आप पर दिल आ गया। सीहन की बॉडी में से गुयंजी कहने लगा कि आजकल तुम ज्यादा ही फ्री नहीं होने लगे, जाकर अपना काम करो। ये बात तो उसे और भी हजम नहीं हो रही थी कि बॉस तो आजकल मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटते हैं, लेकिन बॉस का सारा एटीट्यूड आप में आ गया। आखिर हो क्या गया आप दोनों को। अब सीहन भी गुयंजी की तरह बिहेव करके उसे रूम से बाहर निकाल देती है और इधर गुयंजी को अपना ब्लेजर पहनाने लगी कि तुम मेरी बॉडी को इस तरह से एक्सपोज क्यों कर रहे हो। एंड टाइम पर शन भी वापस आ गया कुछ पूछने के लिए, लेकिन इन दोनों को इतना क्लोज देखकर उसे रियलाइज हुआ कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। फौरन से वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में विवी को दिखाया गया, जो हाथ में यूएसबी लिए कह रही थी कि सीहन तुम्हें तो अब मैं अच्छे से सबक सिखा दूंगी। इसके कुछ देर बाद ली मुबई को दिखाया गया, जो कि सीहन और गुयंजी की वो किस करने वाली पिक्चर्स को अपलोड देख लेता है। इस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया कि यकीनन ये गुयंजी ने ही किया होगा। जबकि ये वाली सारी पिक्चर्स इधर ऑफिस के कुलीग भी देख लेते हैं, जो ये बात नहीं जानते थे कि सीहन बॉस की वाइफ है। इसलिए उनको तो यही लग रहा था कि वो बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। सीहन जब ऑफिस से बाहर आई तो यहाँ कुलीग्स उसे देखकर बैडली ट्रीट करने लगे कि ये बात जानते हुए भी कि बॉस और मिस विवी एक दूसरे को पसंद करते हैं, तुम इसके बावजूद भी बॉस को सेड्यूस क्यों कर रही हो। असल में तो वो गुयंजी था, उसे समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। एंड टाइम पर शन ने आकर इन सबको अपना अपना काम करने के लिए कहा और सीहन को अपने साथ ले जाता है। साइड पर लाकर उसे समझाने लगा कि इन लोगों की बकवास पर ध्यान मत देना, वैसे भी लोगों की तो आदत होती है बातें करने की, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करके पिक्चर्स को इस तरह से अपलोड करोगे तो फिर लोग तो इस तरह की बातें करेंगे ना। और अगर आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया तो फिर अपनी शादी को अनाउंस क्यों नहीं कर देते। सीहन यानी कि गुयंजी को समझ नहीं आती कि कौन सी पिक्चर्स, जिस पर वो बोला कि आप अपना मोबाइल ऑन करके तो देखें। उसने भी जब ये सारी पिक्चर्स देखी तो उसे समझ नहीं आती कि ये किसका काम हो सकता है। दूसरी तरफ मॉम विवी को लेकर ऑफिस पहुंच आई थी और सीहन को आवाज लगाकर बाहर आने के लिए कह रही थी। सीहन यानी कि गुयंजी जब बाहर आया और उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या, तो मॉम ने उसे थप्पड़ मार दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को सेड्यूस करने की, ये जानते हुए भी कि उसकी शादी विवी से होने वाली है। उधर गुयंजी यानी कि सीहन ऑफिस से बाहर आते हुए कहने लगी कि मॉम ये आप क्या कर रही है, ऑफिस में इस
तरह तमाशा क्यों बना रही है। मॉम बोली कि तुम इतनी आसानी से इस लड़की के जान से में कैसे आ सकते हो, तुम्हें याद नहीं कि विवी ने इस कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने तुम्हारी जान भी बचाई थी। बाकी के कुलीग्स भी बीच में बोल पड़े कि बॉस मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है, मिस विवी ने हमारी कंपनी में कितने सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किए हैं और वो कितनी अच्छी डिजाइनर है। फिलहाल तो गुयनजी की बॉडी में सिहन की ही सोल थी, जो दिल ही दिल में सोचने लगी कि इसने सारे डिजाइन मेरे ही तो कॉपी किए हैं, भला ये कहाँ से टैलेंटेड और अच्छी डिजाइनर हुई। इवन के सबके सामने भी कह देती है कि विवी अपने आप को अच्छी डिजाइनर कैसे कह सकती है। लास्ट टाइम भी जो उसने ड्राफ्ट चोरी किया था वो सिहन का ही था। यहाँ तो विवी के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा। इधर गुयनजी यानी कि सिहन कहने लगी कि सीड्यूस मैं नहीं बल्कि ये मेरे हस्बैंड को कर रही है। अगर यकीन नहीं आता तो फिर ये पिक्चर देख लो। इस पिक्चर में गुयनजी ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी थी और अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर दिया, जो देखकर तो सब कुलीग्स भी हैरान हो गए कि क्या मिस सिहन और बॉस की शादी हो चुकी है। विवी तो गुयनजी की मिन्नतें करने लगी कि ये सिहन के हाथ में तुम्हारा फोन क्या कर रहा है, फौरन इसे अपना फोन वापस लो। देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन सिहन यानी कि गुयनजी कहने लगा कि सिहन मेरी वाइफ है तो भला मेरा फोन उसके हाथ में क्यों नहीं हो सकता। गुयनजी भी अब उसका असल चेहरा तो पहचान ही चुका था। सिहन की बॉडी में से कहने लगा कि क्या हुआ अगर तुमने इनकी जान बचाई थी, जरूरी तो नहीं कि अब ये तुमसे शादी करेंगे, तुम कुछ और भी तो मांग सकती हो। लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ हमारी जिंदगी खराब करना चाहती हो। बाकी के एम्प्लॉइज को भी डांट दिया कि तुम सब अपने काम पर ध्यान दो, क्या यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हो। मॉम को भी घर जाने के लिए कहा कि हम इस बारे में घर में बात करेंगे, फिलहाल आपको वापस चले जाना चाहिए, जो सुनकर मॉम को भी काफी गुस्सा आया। नेक्स्ट सीन में विवी आंटी के सामने रोने का नाटक कर रही थी कि अब आपको ही मेरे लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपका ही कहा माना, अब मैं क्या करूंगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। पहले तो मॉम ने भी उसे डांट दिया कि ये सब कुछ तुम्हारी गलतियों की वजह से ही तो हुआ है, पर चाहती तो मॉम भी ये सब कुछ नहीं थी, इसलिए बाद में उसे आइडिया देने लगी कि ये वाला आइडिया जरूर काम करेगा। नेक्स्ट सीन में गुयनजी ने एक सेलिब्रेशन पार्टी रखवाई थी जिसमें वो अपनी शादी के बारे में अनाउंस करने वाला था, लेकिन ये लड़कियों वाले कपड़े पहनने में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और इधर सिहन को तो उस पर हंसी ही आ रही थी। इसके बाद पार्टी के दौरान गुयनजी यानी कि सिहन एक स्पीच दे रही थी, जबकि इधर गुयनजी का दोस्त उसके साथ बैठा हुआ कहने लगा कि तुम्हारी वाइफ कितनी टैलेंटेड है ना, तुम्हें तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इस तरह मल्टी टैलेंट वाली लड़कियां हर किसी को भी नहीं मिलती। वो तो सिहन ही थी। दिल ही दिल में उसे हंसी भी आ रही होती है क्योंकि उसकी तारीफ जो हो रही थी। कहने लगी कि अफसोस मेरी वाइफ की ऐसी कोई अच्छी दोस्त भी नहीं, वरना तो मैं तुमसे जरूर इंट्रोड्यूस करवा देता। तभी दूसरी तरफ से ली मुबई आता है, जो कि हमेशा से इन दोनों की डाइवोर्स चाहता था। गुयनजी से कहने लगा कि तुमने अपनी शादी के बारे में तो अनाउंस कर दिया, अब ये बताओ कि अपनी डाइवोर्स के बारे में कब अनाउंस करने वाले हो। बाकी सब भी ये बात सुनकर जरा हैरान हो जाते हैं कि क्या मतलब इन दोनों की डाइवोर्स होने वाली है क्या। सिहन बोली कि मिस्टर ली मुबई ये आप क्या कह रहे हो। ये कहकर ली मुबई तो वहाँ से चला जाता है और हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया गया, जब ली मुबई काफी बुरी हालत में था और सिहन ने उसे पूछा कि आप ठीक तो हैं, तो वो बोला कि लाइफ इतनी टेरिबल हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे हर हाल में जिंदा रहना होगा। इधर प्रेजेंट में मॉम ने उसी वेटर को अपने पास बुलाया और बताया कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि वो फिर से कुछ न कुछ करने वाली है। वो वेटर भी जल्दी से ड्रिंक का गिलास लेकर सिहन के पास आता है कि ये आपके लिए। गुयनजी ने तो उसे नोटिस नहीं किया, उसके हाथ से ड्रिंक ले लेता है, लेकिन यहाँ सिहन ने उसे जरूर नोटिस किया कि ये तो वही लड़का है जिसे मैंने मॉम के साथ देखा था। इधर मॉम की भी सिहन पर नजर थी कि वो हर हाल में ये ड्रिंक कर ले और सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया गया, जहाँ सिहन ड्रंक हो चुकी थी। असल में तो वो गुयनजी ही था, बेचारे के साथ हर बार बुरा हो जाता है। सिहन से कहने लगा कि जल्द से जल्द मेरे लिए किसी रूम का बंदोबस्त करो, मैं इस ड्रंक हालत में और नहीं चल फिर सकता। वो बोली कि तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की। खैर शेन भी पहुंच आया, जिसे देखकर वो रूम का बंदोबस्त करने के लिए कह देता है कि सिहन काफी ड्रंक हो चुकी। यहाँ मॉम ली मुबई को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी, या फिर शायद उनका फायदा उठाने का सोच रही है कि मिस्टर ली मुबई आप थक चुके होंगे ना, असल में ये पार्टी मैंने ही होस्ट करवाई है और मैंने सभी गेस्ट के लिए रूम्स का अरेंजमेंट भी कर रखा है, क्यों ना आप जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। यहाँ शेन सिहन को रूम में ले आया था और वो इसे अपने लिए सूप बनाने को कहती है ताकि जल्द से जल्द वो सोबर हो जाए। सूप भी बिल्कुल वही चाहिए था जो कि सोबर होने के लिए गुयनजी पीता है। शेन सोच रहा था कि इन दोनों की पसंद भी कितनी सेम है ना, असल में तो वो गुयनजी ही होता है। दूसरी तरफ ली मुबई भी रूम्स की तरफ ही आ रहा होता है और अनफॉर्चुनेटली जिस रूम का उसे कार्ड मिला था उस रूम में फिलहाल सिहन ही लेटी हुई थी। उसने जब सिहन
को अपने सामने देखा तो गुयनजी की मॉम की बात याद आई कि ये सारी अरेंजमेंट मैंने करवाई है, इसलिए वो समझ गया कि असल में ये सब कुछ उनका किया धरा है। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि ये ऊपर वाले की तरफ से मेरे लिए एक चांस है, अगर मैं चाहूँ तो आज सीहान हमेशा के लिए मेरी हो सकती है। सीहान ने जब उसके हाथ खुद पर महसूस किए तो कहने लगी कि शेन तुम वापस आ गए हो, मेरा सूप लेकर आए हो ना, जल्दी से मेरे हाथ में पकड़ाओ। लेकिन जब उसने आंखें खोलकर देखा तो वो ली मुबई था। फिर फौरन उसे खुद से दूर हटने के लिए कहा कि अपने गंदे हाथ दूर करो मुझसे। ये सुनकर ली मुबई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि क्या मेरे हाथ तुम्हारे लिए गंदे हैं? क्या तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का कि मैं कितने टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था, पागलों की तरह तुम्हें चाहता हूँ, मेरी फीलिंग्स का तुम्हें जरा भी एहसास है? इस पूरी दुनिया में मुझे समझने वाली, मेरी हेल्प करने वाली सिर्फ तुम ही थी और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हट जाऊं, तुम्हें भूल जाऊं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। गुयनजी ज्यादा कुछ तो नहीं जानता कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या था, लेकिन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ शेन गुयनजी से कह रहा था कि बॉस आप तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो, आपकी वाइफ रूम में अकेली है, इस वक्त आपको उनके साथ होना चाहिए था। गुयनजी जो कि सीहन ही थी कहने लगी कि तुम खुद तो सिंगल हो, लेकिन कपल्स के बारे में तुम्हें कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन नहीं। खैर मुझे उस रूम का कार्ड दो, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे उसके साथ होना चाहिए। जिसके बाद वो कार्ड लेकर सीहन के पास जाने लगा। यहाँ ली मुबई अभी भी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, ये कहकर कि तुम मेरी क्रश हो, तुम मेरी हो, मैं किसी भी हाल में तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। और सीहन उसे खुद से दूर रहने के लिए कह रही थी कि मैं गुयनजी की वाइफ हूँ। एंड टाइम पर वो भी रूम में इंटर हो जाता है और इन दोनों को साथ में देखकर फौरन से ली मुबई को धक्का देकर पीछे कर दिया। फिलहाल उसे कुछ ज्यादा तो नहीं कह पाई, लेकिन जल्दी जल्दी से गुयनजी को अपने साथ ले जाती है। आखिर वो ड्रंक था। दूसरे रूम में शिफ्ट कर लेने के बाद गुयनजी बोला कि सीहन मेरा हाथ पकड़ो, मुझे उठाओ, मुझे वॉशरूम तक जाना है। जब सीहन उसका हाथ पकड़कर उठा ही रही थी तो यहाँ वो भी उसके ऊपर गिर पड़ी। दोनों के वो पेंडेंट्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और दोबारा से उनकी सोल्स अपनी बॉडीज में वापस आ गई। सीहन जो कि ड्रंक थी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और गुयनजी उसे याद दिलाने लगा कि हम दोनों के बीच में ये रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट का था। दूसरी तरफ ली मुबई के साथ सीहन को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मॉम और विवी जल्दी जल्दी से पहुंच जाती है, अपने साथ बाकी सबको भी लेकर। लेकिन ली मुबई उसकी प्लानिंग समझ चुका था। कहने लगा कि आखिरकार तुम लोगों का प्लान फेल हो गया और जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो वो तो यहाँ पर है ही नहीं। फिर गुस्से में उन सबको अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहा कि क्या तुम लोग अपने गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव करते हो? मॉम बोली कि माफ करना, शायद हमें गलतफहमी हो गई। विवी को भी साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। गुयनजी तो सारी रात सोया ही नहीं, लेकिन सीहन को देखकर वो फौरन से आंखें बंद कर देता है और सोने का नाटक करने लगा। सीहन ने भी जब देखा कि हम दोनों रात को साथ में सोए थे तो उसे यकीन नहीं आता कि इन 3 सालों में तो हमने एक दूसरे के साथ इतना इंटरेक्ट भी नहीं किया, लेकिन अब अचानक से इतना सब कुछ हो गया। इसीलिए वो काफी ज्यादा एम्बैरस भी होती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में गुयनजी सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था कि आखिर उसे वो ड्रिंक किसने पिलाई थी, जिसके बाद तो वो सोबर होने का नाम तक नहीं ले रहा था। वेनमिन और शेन को इस बात का शक होता है कि ये जरूर विवी या फिर मिस्टर ली मुबई का काम होगा, लेकिन कैमरा में तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। इसलिए गुयनजी कहने लगा कि नहीं, उन दोनों में से कोई भी नहीं। जहाँ वो इतना सीरियस था, इधर वेनमिन और शेन को तो मजाक सूझ रहा होता है, जिस पर गुयनजी ने इन दोनों को डांट दिया कि मेरी मदद करने के लिए आए हो या फिर मेरा मजाक उड़ाने। नेक्स्ट सीन में गुयनजी को उसकी मॉम ने बुला लिया था और डाइवोर्स पेपर देते हुए कहती है कि ये आज के आज ही तुम्हें सीहन से साइन करवाने होंगे। आखिर विवी तुम्हारा कब तक वेट करेगी? मैं उसके पेरेंट्स को क्या जवाब दूं? पूरे 3 साल हो गए हैं उसने तुम्हारे लिए इतना वेट किया, अब तुम्हें भी उसके बारे में सोचना चाहिए। जबकि इधर गुयनजी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मॉम, उसने मेरी जान जरूर बचाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ या उसे शादी करूंगा। मैं सीहन को किसी भी हाल में डाइवोर्स नहीं देना चाहता। और क्या मैं नहीं जानता कि विवी ने ही सीहन को फंसाने की कोशिश की थी कि उसका ली मुबई के साथ अफेयर चल रहा है। इसमें आपने भी उसका पूरा साथ दिया। मैंने सोचा नहीं था कि आप भी इस तरह की होंगी। यहाँ तो मोम उस पर गुस्सा हो जाती है कि क्या अब तुम मुझ पर भी शक करने लगे हो? खैर, मैंने जो भी किया तुम्हारे फायदे के लिए ही तो किया था, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। फौरन उस सीहन को डाइवोर्स देकर यहाँ से बाहर निकालो। जबकि गुयनजी ने भी साफ साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा
कुछ भी नहीं करने वाला और फिर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में जब वो अपने रूम में इंटर हुआ तो सीहन को देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ, आज तुम बाहर नहीं आई अपने रूम से, जबकि सीहन अभी भी एम्बैरस फील कर रही थी और उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है। इसलिए गुयनजी ने अपने दिल की बात बता दी कि कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहता। ये सुनकर सीहन भी जरा शॉक्ड हो गई, कहने लगी कि नहीं, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हम दोनों अडल्ट हैं, कोई बच्चे तो नहीं। गुयनजी तो इसलिए कह रहा था क्योंकि वो सीहन को लाइक करने लगा है और ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि सीहन उसे मना कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से। गुस्सा होकर पूछने लगा कि क्यों, क्या तुम उस लीमू भाई को पसंद करती हो, बताओ मुझे। इधर सीहन को समझ नहीं आ रही कि इसको अचानक से क्या हो गया है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, लेकिन तुम गुयनजी ही हो ना, अचानक से ऐसा क्यों बिहेव करने लगे हो, कहीं तुम्हारी सोल किसी और के साथ तो नहीं एक्सचेंज हो गई। गुयनजी उसकी एक भी नहीं सुनता, उसे अपने करीब लाते हुए पूछने लगा कि क्या हुआ, क्या हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक नहीं हो सकता, और वैसे भी हम दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता तो बन ही चुका है, या एक दफा दोबारा से तुम्हें याद दिलाओ। ये कहते साथ ही वो उसे अपने हाथों में उठाकर बेड पर ले आया। सीहन को अभी भी समझ नहीं आ रही कि गुयनजी को होश में लाऊं या फिर खुद को, क्योंकि उससे पहले तो उसने कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया, जबकि इधर गुयनजी उसे किसिस करने लगता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। जब सीहन को जाग आई तो गुयनजी उसके पास नहीं था। इधर डोर पर नॉक करके मेड ने बताया कि बॉस बाहर आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाएं। ये सुनकर सीहन सोचने लगी कि गुयनजी अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गया। खैर जब वो बाहर आई तो मेड ने बताया कि ये सब कुछ बॉस ने आपके लिए खुद अपने हाथों से बनाया है, वो मुझे अपनी हेल्प भी करने नहीं दे रहे थे। अब सीहन को भी थोड़ा सा रियलाइज होने लगा था कि गुयनजी उसके लिए फील करने लगा है। खैर जब उसने मॉम के बारे में पूछा कि वो कहाँ है तो मेड ने बताया कि वो तो एक ट्रिप पर चली गई। नेक्स्ट सीन में विवी मिम्बई के पास आती है, उसे कहने लगी कि यकीनन तुम मुझे तो जानती ही होगी। मिम्बई बोली कि हाँ क्यों नहीं, हम दोनों पार्टी में ही तो मिले थे गुयनजी के घर पर, बताओ तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या। वो बोली कि हाँ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सीहन के डिजाइन्स को प्रमोट मत करें क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है। आज से 3 साल पहले उसने कुछ ट्रिक्स लड़ाकर गुयनजी से शादी कर ली और अब वो उसका फायदा उठाना चाह रही है ताकि वो फेमस हो जाए। इवन कि उसके पीठ पीछे वो ली मुंबई के साथ अफेयर चला रही है। इस तरह की काफी सारी बातें करके मिम्बई के कान भरती है, जबकि मिम्बई बोली कि फिलहाल तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, हाँ लेकिन इस बारे में मैं सोचकर जरूर बताऊंगी। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगी, जबकि इधर विवी खुश हो रही थी कि अब मैं भी देखती हूँ सीहन के डिजाइन्स को कौन वैल्यू देता है। नेक्स्ट सीन में गुयनजी को दिखाया गया। आज पहली बार उसका काम में दिल नहीं लगता क्योंकि अभी भी वो यही सोच रहा था कि सीहन की और उसकी वो पिक्चर्स मीडिया पर किसने अपलोड की। इवन कि अब तो न्यूज में भी उनके बारे में ही बात चल रही थी। शेन को तो अभी भी मजाक सूझ रहा था कि बॉस कहीं आपको बुखार तो नहीं हो गया कि आज पहली बार आपका दिल नहीं लग रहा काम में। वैसे एक बात तो है कि मिस विवी की पहुंच इतनी भी हाई नहीं कि वो आप लोगों की पिक्चर्स को न्यूज पर चलवा सके। मुझे तो लगता है कि इसमें कोई और इन्वॉल्व होगा। अब गुयनजी के अकॉर्डिंग तो फिर ये ली मुंबई ही हो सकता है क्योंकि और तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो फौरन से उसे कॉल करके खुद से मिलने के लिए बुला लेता है। यहाँ उसे ये तक नहीं बताया कि मैंने तुम्हें मिलने के लिए क्यों बुलाया है, बस डायरेक्टली उसे मारने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर नजर रखने की। जबकि ली मुंबई भी आगे से फाइट करने लगा, ये कहते हुए कि तुम्हारी वाइफ तो वो बहुत बाद में बनी, मैं उसे बहुत पहले से पसंद करता हूँ। यहाँ तो दोनों में काफी हाथापाई हुई। इसके बाद जब गुयनजी घर पहुँचा तो वो तो सीहन को अपने जख्म नहीं दिखाना चाह रहा था, लेकिन उसने इसका हाथ पकड़ लिया कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, मेरी तरफ देखो। उसके ये जख्म देखकर कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा तो इसे हो ही गया था, लेकिन उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हें हो क्या गया है, आजकल किसी को भी ढूंढकर तुम फाइट करना स्टार्ट कर देते हो। साथ ही साथ उसके जख्मों पर मरहम भी लगा रही थी। दूसरी तरफ ली मुंबई का भी यही हाल था, उसे भी काफी सारी चोटें आई। इधर गुयनजी कहता है कि तुम्हें नहीं अच्छा लगा ना कि लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे हैं, तो मैं उस इंसान को कैसे माफ कर देता जिसने ये सारी पिक्चर्स अपलोड की थी। सीहन जानती थी कि गुयनजी ने ये सब कुछ क्यों किया। आराम से उसके पास बैठकर उसे समझाने लगी कि देखो ये तो कोई तरीका नहीं होता ना, हम लोगों की सोच किसी और तरीके से भी तो बदल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई नॉवल लिखूं और उसमें लोगों की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करूं। इधर गुयनजी बोला कि अगर ऐसी बात है फिर तुम अपने नॉवल में भी मुझे ही अपना हीरो चुनना। उसकी ये बात सुनकर इधर सीहन की दिल की धड़कनें तेज हो गई, कुछ तो वो शर्मा भी जाती है, कहने लगी कि इस बारे में बाद में सोचा जाएगा और फौरन वहाँ से भाग निकली। नेक्स्ट सीन में मॉम को दिखाया गया जो कि गुयनजी के अंकल मिस्टर टैंग से मिलने के लिए आई थी। वो उसे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो इसमें तुम्हारा
हमारा भी फायदा होगा। अब वो क्या खिचड़ी पका रही है ये तो हमें बाद में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए तो अंकल भी उसके साथ राजी हो गए, लेकिन मॉम के जाने के बाद अंकल कह रहे थे कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस तरह की औरत हो। नेक्स्ट सीन में सिहन शन को अपना थोड़ा सा लिखा हुआ नॉवल दिखा रही थी, जिसमें उसने गुयनजी को एक शार्क बनाया हुआ था। ये देखकर तो शन को भी उस पर हंसी आ रही होती है। वो दोनों ही मिलकर हंस रहे थे कि तब तक गुयनजी भी पहुंच आया। उसे देखकर शन फौरन रूम से बाहर भाग जाता है। सिहन भी जाने ही वाली थी कि गुयनजी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच दिया और यहाँ दोबारा उन दोनों के पेंडेंट्स आपस में टकरा गए। इस तरह इन दोनों की सोल्स भी एक्सचेंज हो जाती है। तब तक शन भी वापस पहुंच आया और इससे पहले कि इन दोनों से उसके सामने कोई गलती होती, सिहन जल्दी से गुयनजी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में सिहन को गुयनजी की बॉडी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहती है कि आखिर ये कब तक चलेगा, मुझे अपनी बॉडी वापस चाहिए। गुयनजी बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसके बाद वो एक एक करके सोच रहा था कि पिछले जितनी बार भी हमारी सोल्स एक्सचेंज हुई थी वो कब और आखिर क्यों हुई थी, ताकि हम पता लगा सके कि इसकी रीजन क्या है। इस बारे में तो उसे कुछ भी अच्छे से पता नहीं चल पाया, लेकिन तभी उसे शन की कॉल आ जाती है जो कह रहा था कि बॉस आप प्लीज जल्दी से आ जाए, एक इमरजेंसी हो गई है। वो दोनों जब कंपनी पहुंचे तो वेनमिन और शन ने बताया कि सभी छोटे शेयर होल्डर्स ने अपने सारे शेयर्स आपके अंकल मिस्टर टैंग को दे दिए हैं, जो इस वक्त कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं और उनको आपके सीईओ होने पर ऑब्जेक्शन है। गुयनजी की बॉडी में तो इस वक्त सिहन की सोल थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब मैं क्या कहूँ, गुयनजी प्लीज तुम जल्दी से कोई जवाब दे दो ना। उधर सिहन की बॉडी में से गुयनजी कहने लगा कि मेरे ख्याल से हमें अंकल के साथ मीटिंग करनी चाहिए, आप जल्दी से अंकल और उनके बेटे को ऑफिस में बुला लें। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सिहन को एंजाइटी हो रही थी कि तुम्हारी बॉडी मेरे पास है, अंकल से तो बात मुझे ही करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कैसे बात करूंगी। जिस पर गुयनजी उसे समझा रहा था कि तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है और अपने एक्सप्रेशंस को भी कंट्रोल में रखना, बाकी सब ठीक होगा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना। तब तक शन ने आकर बताया कि अंकल और उनकी फैमिली आ पहुंची है। गुयनजी की कजन याओ जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट थी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इससे पहले कि गुयनजी उसे कुछ भी बताता, दूसरी तरफ से जूहाओ आ जाता है अपने टीम के साथ, ये कहते हुए कि मैं इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। ये वही वेटर है जो कि अक्सर मॉम के साथ दिखाई देता था, लेकिन फिलहाल तो सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये कैसे हुआ। जूहाओ ने बताया कि ये सभी शेयर होल्डर्स मुझे तुम्हारी प्यारी कजन के हस्बैंड ने गिफ्ट में दिए, जो सुनकर याओ उस पर गुस्सा हो जाती है कि ये क्या मजाक है। वो भी फौरन से माफी मांगने लगा कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुझे फोर्स किया गया था। लेकिन यहाँ याओ की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। नेक्स्ट सीन में सिहन जो कि अभी भी गुयनजी की बॉडी में थी, वो उसे परेशान होने से मना कर रही थी और कहती है कि मैंने जुनहाओ को कई बार तुम्हारी मॉम के साथ देखा था। वो बोला कि क्या मतलब, तुम ये कहना चाहती हो कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है? तो ये बोली कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मॉम का कोई फैमिली मेंबर ही है। मुझे तो उनका बेटा ही लग रहा था। अब हमें ये पता लगाना होगा कि क्या ये सच है या नहीं, और ये तो सिर्फ डीएनए के जरिए ही पता लग सकता है। साथ ही साथ वो गुयनजी को एक अच्छा सा आइडिया दे रही थी कि किस तरह हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में गुयनजी सिहन के दिए हुए आइडिया के बारे में सोच रहा था कि तुम्हारे पास मेरी बॉडी है, तुम इसका अच्छे से यूज कर सकते हो। गुयनजी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसी बार में चला आया जिसमें कि जुनहाओ आता रहता है। अब उसे देखकर तो जुनहाओ को लगा कि मेरी भाभी यहाँ पर क्या कर रही है। फौरन से उसके पास चला आया उसे पूछने के लिए कि क्या हुआ, आप मेरे भाई को साथ में लेकर नहीं आई, या फिर मेरे भाई में आपको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। गुयनजी भी उसके साथ फ्लर्टी बिहेव करने लगा। वो कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, गुयनजी से तो कहीं ज्यादा अच्छे तुम हो। इसी बहाने उसके करीब भी चला जाता है और अपने रूम का की कार्ड पकड़ा दिया कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। असल में तो वो उसका एक बाल लेना चाहता था डीएनए टेस्ट के लिए, और बेचारा जुनहाओ सोच रहा होता है कि उसने एक बहुत बड़ा राज पता लगवा लिया। इसके बाद जब गुयनजी सिहन के पास वापस आया तो सिहन बोली कि तुम्हारा काम हो गया ना, देखो मेरी बॉडी से तुम्हें कितना
फायदा हुआ। गुयंजी कहने लगा कि तुम्हारी बॉडी भी मेरी है और तुम्हारी सोल भी। ये सुनकर सिहान बोली कि अब चलो भी, हमें हॉस्पिटल जाना है। नेक्स्ट सीन में गुयंजी बहुत परेशान लग रहा था, जिसकी सोल अभी भी सिहान की बॉडी में है, जबकि सिहान ने जाकर उसे पीछे से हग कर दिया और कहती है कि मैं जानती हूँ पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, इन सब चीजों की वजह से तुम बहुत परेशान हो, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से हैंडल कर लोगे। गुयंजी को ये बहुत अच्छा लगा कि सिहान को उस पर इतना भरोसा है, इवन के वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होने लगा था और साथ ही उसे किस भी कर दिया, जबकि सिहान उसे मना कर देती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि हमारी बॉडीज एक दूसरे के पास है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझसे दूर रहो। लेकिन फिर भी गुयंजी ने उसे खुद से दूर जाने से मना किया, इवन के उसे बेड तक ले आता है। यहाँ दोनों के पेंडेंट्स आपस में दोबारा से जुड़ गए, जिसकी वजह से इन दोनों की सोल्स अपनी बॉडीज में वापस आ जाती है। सिहान बोली कि इसका मतलब तुम ये सब कुछ प्रिटेंड कर रहे थे क्योंकि तुम्हें आइडिया था कि इस तरह हमारी सोल्स हमारी बॉडीज में वापस आ जाएंगी। गुयंजी बोला कि अब इतनी बार हमारे साथ ऐसा हो चुका तो थोड़ा बहुत अंदाजा तो मुझे भी हो ही गया था। दूसरी तरफ मेड ने डोर पर नॉक करके बताया कि मैडम ट्रिप से वापस आ गई हैं और आपसे मिलना चाहती है। इधर गुयंजी बोला कि आज हम उनसे साफ साफ बात कर लेंगे। लेकिन जब ये दोनों बाहर आए तो मॉम खुद ही जुनहाओ को अपने साथ ले आई थी, क्योंकि अब वो भी कुछ छुपाना नहीं चाहती। जुनहाओ गुयंजी को देखकर उसे भाई कहते हुए हाथ मिलाना चाह रहा था, जबकि गुयंजी बोला कि यहाँ तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं रहता, इसलिए मुझे भाई कहना बंद करो। और अपनी स्टेप मॉम से कहने लगा कि अच्छा तो तुम्हारा असल चेहरा ये है और इतने सालों से तुम हमें बेवकूफ बनाती रही, आखिरकार तुमने धोखे से हमारी फैमिली के शेयर्स छीनकर अपने इस बेटे को दे दिए। मॉम कहने लगी कि मैंने तुम्हें 25 साल तक पाला पोसा, पर इसका सिला तुमने मुझे क्या दिया। इस कल की आई हुई सिहान पर भरोसा करने लगे। गुयंजी गुस्सा हो जाता है कि अपने गुनाहों का इल्जाम सिहान को मत दो, जिस पर मॉम ने उसे थप्पड़ मार दिया। उधर जुनहाओ भी आगे आकर वो की कार्ड गुयंजी को देते हुए कहता है कि तुम्हें बहुत भरोसा है ना अपनी इस वाइफ पर, तो इसके रूम का ये की कार्ड मेरे पास क्या कर रहा है। सिहान भी आगे आते हुए बोली कि मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मुझे मेरे हस्बैंड ने करने को कहा था, और ये बात तो सच ही है कि मैं अपने हस्बैंड का भरोसा कभी भी नहीं तोड़ूंगी। तब तक दादी माँ भी आ जाती है अपनी बहू को डांटने के लिए कि तुमने मेरे बेटे से इसलिए शादी की थी ताकि तुम हमारी फैमिली से बदले लेती फिरो। मॉम भी गुस्से में आकर कहने लगी कि हाँ, मैं इस फैमिली का सब कुछ छीन लूंगी, क्योंकि तुम लोगों की वजह से ही मेरे फादर की डेथ हुई थी और अब इस फैमिली का सब कुछ मेरा होना चाहिए। गुयंजी ने भी दादी माँ से पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिस पर दादी माँ ने बताया कि इसका फादर हमारा गार्ड हुआ करता था, एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, लेकिन ये अभी भी हमारी फैमिली से बदले ले रही है। फिर गुयंजी की स्टेप मॉम को यहाँ से जाने के लिए कहा, ये कहकर कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं गार्ड्स को बुला लूंगी। जो सुनकर जुनहाओ ने भी मॉम को अपने साथ चलने के लिए कहा, ये कहकर कि फिलहाल मेरे साथ चले, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। उनके जाने के बाद इधर गुयंजी अपनी दादी माँ से सॉरी करता है कि शायद मैं ही अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन दादी माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, असल में मुझे ये सारी बातें तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। खैर फिलहाल मैं चाहती हूँ कि तुम और सिहान एक दूसरे का साथ दो और मुझे जल्द से जल्द एक ग्रैंडसन चाहिए। सिहान तो फौरन अपना हाथ पीछे कर देती है, क्योंकि फिलहाल वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहती थी। लेकिन साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ दादी माँ ने सिहान को अपने पास बुला लिया था और उसे अकेले में फैमिली का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हैं। वो ये कि हमारी फैमिली में एक रूल बरसों से चलते आ रहा है कि न्यू जनरेशन का जो भी पहला बच्चा हमारे घर में आता है तो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके नाम हो जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द हमारी फैमिली को एक वारिस दो, क्योंकि तुम गुयंजी की वाइफ हो। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती कि गुयंजी की स्टेप मदर हमारी सारी प्रॉपर्टी छीन ले। नेक्स्ट सीन में सिहान ने एक शॉर्ट सी नाइट ड्रेस पहनी थी, जो कि उसने पहले कभी भी नहीं पहनी, इसलिए उसे अजीब भी लग रहा होता है। दूसरी तरफ से गुयंजी भी पहुंच जाया, जो कि काफी परेशान था, क्योंकि कंपनी की कंडीशन अभी भी स्टेबल नहीं हुई। सिहान ने उसे परेशान होने से मना किया और बात लेने के लिए कहा। तभी उसकी नजर सिहान पर पड़ी, उसे घूर घूर कर देखने लगा और पूछता है कि इससे पहले तो तुमने ये वाली नाइटी कभी भी नहीं पहनी, या तुम मुझे खुद की तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हो। सिहान बोली कि ऐसा वैसा कुछ भी
भी नहीं, मुझे ऐसे देखना बंद करो, तुम बात लेने के लिए क्यों नहीं जा रहे। जबकि गुयनजी कहता है कि मैं लड़का हूँ, तुम मेरे सामने ऐसी ड्रेसिंग करोगी तो भला मेरा तुमसे दूर जाने को कैसे दिल करेगा। वो तो और भी उसके करीब चला जाता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सिहन के उठने से पहले ही गुयनजी जा चुका था और उसके लिए एक नोट रख के गया होता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम अपना बहुत सारा ध्यान रखना। सिहन को गुयनजी का उसके लिए ऐसे केयर करना काफी अच्छा लगा। उसे मैसेज करके कह देती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना और जल्दी से वापस आ जाना। लेकिन दूसरी तरफ हमें गुयनजी को मुंबई के साथ दिखाया जाता है। असल में ट्रिप का भी उसने झूठ ही बोला था, जहाँ मुंबई उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि तुम सिहन को डाइवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो, इस तरह मेरे सारे शेयर्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो, फिर मुझे जवाब दे देना। ये कहकर वो जाने लगती है। इधर गुयनजी बोला कि तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैं सिर्फ सिहन से प्यार करता हूँ, फिर भी ये शर्त रखने का क्या फायदा। पर वो बोली कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम्हें मेरी ये शर्त भी माननी ही होगी। जो कहकर वो चली गई। इधर गुयनजी भी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लिए बगैर चला जाता है। तभी विवी ने आकर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उठा लिए और खुश हो रही थी कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैं चाहती थी। नेक्स्ट सीन में मुंबई को दिखाया गया। असल में वो ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि उसके डैड मिस्टर टैंग ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। मिस्टर टैंग कभी गुयनजी के डैड के दोस्त हुआ करते थे, इसलिए गुयनजी भी उनको अंकल ही कहता। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने स्टेप मदर के साथ हाथ मिला लिया है। तभी विवी उसके पास आते हुए कहती है कि मिस मुंबई, मुझे आपके 5 मिनट चाहिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मुंबई भी उसकी बात सुनने के लिए उसे अपने पास बिठा देती है। विवी ने बताया कि मैंने आपकी और गुयनजी की सारी बातें सुन ली। मैं सिहन को उसकी लाइफ से बाहर निकालने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मुंबई ने उसे पूछा कि तुम कैसे करोगी, जिस पर उसने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया था। नेक्स्ट सीन में सिहन ने गुयनजी के लिए डिनर प्रिपेयर किया था, जबकि वो चुपके से आकर उसे पीछे से हग कर देता है। सिहन पूछने लगी कि तुम तो आधा घंटे बाद आने वाले थे ना, पहले क्यों पहुँच आए। जिस पर वो बोला कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए ही तो जल्दी आ गया। यहाँ वो उससे रोमांटिक भी होना ही चाह रहा था, लेकिन तब तक सिहन को एक कॉल आ गई। असल में तो वो विवी ही थी जो उसे अननोन नंबर से बात किया करती थी। खैर इसके बाद सिहन उसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते में किसी ने उसका पर्स स्नैच कर लिया। उसे पकड़ने के चक्कर में सिहन नीचे गिर पड़ी, उसे चोट भी आ जाती है, इवन के उसका फोन भी टूट गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि दूसरी तरफ से ली मुंबई आ रहा था, जिसने उसे देख लिया और फिर उसकी हेल्प करने के लिए अपनी गाड़ी में बिठा देता है। गुयनजी तो उसे अपने साथ घर ले जाना चाह रहा था, लेकिन सिहन बोली कि प्लीज मेरी मुसीबतें मत बढ़ाओ। यहाँ उसे कुछ अजीब किस्म का पेन भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ली मुंबई को डांट रहा था कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम्हें पता तक नहीं। खैर ब्लड ज्यादा लॉस हो जाने की वजह से हम बच्चे को तो नहीं बचा पाए, लेकिन खैर तुम्हारी वाइफ बिल्कुल ठीक है और तुम्हें अब उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ली मुंबई तो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया, क्योंकि वो हमेशा से सिहन को अपनाना चाहता था। इसके बाद वो सिहन के पास आता है। जब उसे होश आया तो ली मुंबई उसे पूछने लगा कि क्या तुम ये बात जानती थी कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा बच्चा 55 डेज का था। सिहन बोली कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे याद आया कि उसने गुयनजी के साथ नाइट स्पेंड की थी। ली मुंबई बहुत सैड था कि आखिर ये बच्चा मेरा होना चाहिए था, क्योंकि मैं तुमसे पहले मिला। जिस पर सिहन उसे समझाती है कि देखो मैंने तुम्हारी जान जरूर बचाई थी, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं। ली मुंबई ने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन अब वो सिहन को भी समझाता है कि तुम भी अपना दिल छोटा मत करो। असल में ब्लड लॉस होने की वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है। ये तो सिहन के लिए भी बहुत सैड न्यूज थी कि अब मैं गुयनजी को क्या जवाब दूंगी। तो वो ली मुंबई से कहने लगी कि मैंने भी तुम्हारी जान बचाई थी ना, अब मुझे भी तुम्हारी एक फेवर चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम गुयनजी को मेरी प्रेगनेंसी या मिसकैरेज के बारे में कुछ भी मत बताओ। जिस पर वो भी राजी हो गया कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसको सीक्रेट रखूंगा। इसके बाद वो सिहन को घर लेकर आता है। यहाँ पहुँचने पर वो सिहन से कह रहा था कि अपना ख्याल रखना, तुम्हारी बॉडी वैसे भी बहुत वीक हो चुकी। सिहन बोली कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया और मेरी दुआ है कि तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिले। ये कहकर वो चली जाती है। इधर ली मुंबई बोला कि अच्छी लड़की तो सिर्फ तुम ही थी। गुयनजी ने भी उसे ली मुंबई की गाड़ी से उतरते हुए देख लिया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें सिहन को दिखाया जाता है। अचानक से गुयनजी को अपने सामने देखकर पूछने लगी कि आप कब आए। वो बोला कि बस अभी अभी। तुम तो अपनी एक क्लाइंट से मिलने के लिए गई थी ना, तो फिर
आने में इतनी देर क्यों कर दी। सीहान काफी ज्यादा नर्वस होती है और बताया कि असल में हम दोनों साथ में मूवी देखने के लिए गए थे। गुयंसी को उसका ये झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि अच्छा फिर तो तुम दोनों ने यकीनन डिनर भी साथ में ही कर लिया होगा। गुस्से में उससे जबरदस्ती करने लगा। सीहान को समझ नहीं आती कि अचानक से वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। गुयंसी कहने लगा कि इतने टाइम के बाद ही तो हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हुआ था, लेकिन शायद तुम हो ही झूठी, तुम मेरे भरोसे के काबिल नहीं हो। सीहान बोली कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं। जिस पर गुयंसी कहने लगा कि क्या तुम ली मुंबई के साथ नहीं आई और मुझसे झूठ बोल रही थी, अभी भी तुम चाहती हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूं। जो कहकर वो तो रूम से बाहर चला गया। इधर सीहान सोच रही थी कि अब मैं इसे कैसे सच बताऊं, इसकी ये गलतफहमी कैसे दूर करूं। इसके बाद अगली सुबह जब मेड ने गुयंसी को नाश्ता करने के लिए कहा तो वो बोला कि मुझे भूख नहीं और सीहान को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद यहाँ पर विवी आती है जो सीहान से कहने लगी कि आज पहली बार मैं गुयंसी से नहीं बल्कि तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। वैसे कुछ दिनों पहले तुम्हारा पर्स स्नैच होते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। सीहान बोली कि क्या, इसका मतलब ये सब कुछ तुमने कराया था। विवी बोली कि सिर्फ यही नहीं बल्कि उस वक्त मिस्टर ली मुंबई का भी वहाँ पर आ जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसे भी मैंने ही किसी बहाने बुला लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि गुयंसी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी वाइफ किसी और के साथ हो। ये सुनकर सीहान ने उसे थप्पड़ मार दिया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जबकि विवी कहने लगी कि पहले तुम अपना रिश्ता तो बचा लो। वैसे अब गुयंसी को भी तुम में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है कि आज से कुछ दिनों पहले गुयंसी सच में बिजनेस ट्रिप पर गया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो मुंबई से मिलने के लिए गया था, क्योंकि उसका अब तुमसे दिल भर चुका है। विवी सीहान के दिल में ये शक पैदा करके वहाँ से चली गई, जबकि सीहान तो पहले से भी वीक फील कर रही थी। नेक्स्ट सीन में उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। दादी माँ ने उसका चेकअप करने के लिए जल्दी से वेनमिन को बुला लिया था, लेकिन सीहान उठकर कहती है कि नहीं दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चेकअप की जरूरत नहीं, क्योंकि वो किसी भी हाल में वेनमिन को अपने मिसकैरेज के बारे में पता नहीं चलने देना चाहती थी। यहाँ बातों ही बातों में वो कहता है कि गुयंसी आपका बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा, मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगा। वैसे वो बेचारा भी आजकल काफी बिजी है। पिछले दिनों भी वो एक शेयर होल्डर के साथ मीटिंग करने के लिए गया था, लेकिन कुछ खास बात नहीं बन सकी। इसी दौरान विवी सीहान को एक पिक्चर सेंड कर देती है जिसमें कि गुयंसी मुंबई के साथ था, इसे ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। नेक्स्ट सीन में सीहान को इसी बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी, तो उसने डाइवोर्स पेपर मंगवा लिए थे। दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैं गुयंसी को कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकती। वो और मुंबई एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, शायद मुझे उसे डाइवोर्स ले लेना चाहिए। आफ्टर दैट वो गुयंसी के पास वो डाइवोर्स पेपर्स लेकर आती है। वो तो इसे देखकर इग्नोर करने लगा था, लेकिन सीहान बोली कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये रहे डाइवोर्स पेपर, मैंने इस पर साइन कर दिया है, तुम भी इस पर साइन कर दो। जो सुनकर तो गुयंसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम उस ली मुंबई को पसंद करती हो। क्या मैं इतना बुरा हूँ? तुम इतने टाइम मुझसे झूठ बोल रही थी। सीहान उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। वो जाने ही लगी थी कि इधर गुयंसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच दिया, जिससे इन दोनों के पेंडेंट्स टकरा जाते हैं और हमेशा की तरह इन दोनों की सोल्स आपस में एक्सचेंज हो गई। तब तक दूसरी तरफ से दादी माँ पहुँच जाई काफी खुशी में कि सीहान तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये देखो तुम्हारी रिपोर्ट्स। सीहान की बॉडी में इस वक्त गुयंसी की सोल थी, जो कि सच में ही शॉक्ड हो जाता है कि क्या प्रेग्नेंट। लेकिन दूसरी तरफ दादी माँ वो डाइवोर्स पेपर्स भी देख लेती है, जिससे तो उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और गुयंसी को डांटने लगी कि तुमने मेरा मान तोड़ दिया है, इतना बड़ा फैसला तुम किसी को बताए बगैर कैसे कर सकते हो। इवन कि उसे थप्पड़ मार देती है। इधर गुयंसी उनको रोकने की कोशिश कर रहा था और दादी माँ उसे कहने लगी कि सीहान तुम फिक्र नहीं करो, दादी माँ तुम्हारे साथ है, चाहे ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, लेकिन मैं इसे तुम्हें बुली करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जिसके बाद वो गुयंसी को घुटने टेकने के लिए कहती है। असल में तो इस वक्त उसकी बॉडी में सीहान की सोल थी, लेकिन दादी के कहने पर जाकर वो घुटने टेक देती है। इधर गुयंसी दादी माँ को वहाँ से ले गया। उन्हें छोड़कर जब वो वापस आता है तो सीहान से कहने लगा कि तुम अभी भी घुटने टेक कर बैठी हुई हो, मुझे इस रिपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन करो, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। वो भी खड़े होते हुए बोली कि मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, जहाँ तक इस बच्चे की बात है तो मेरा मिसकैरेज हो चुका, इसलिए तुम जल्द से जल्द डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस चल रही थी कि उधर सीहान के फोन पर एक मैसेज आ जाता है जो कि विवी का ही था और ये गुयंसी ने देख लिया। पूछने लगा कि विवी तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ऊपर से यहाँ ली मुंबई की कॉल भी आ जाती है जिसे गुयंसी ने ही रिसीव किया। वो सीहान से उसका हाल पूछ रहा था और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान
परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मिसकैरेज एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। क्या तुमने इस बारे में गुयनजी को बता दिया है? उधर गुयनजी की बॉडी में से सिहान कहने लगी कि हाँ, मैं ऑलरेडी ही इस बारे में जानता हूँ। उसकी आवाज सुनकर ली मुबई बोला कि तुमने मुझे गुयनजी को बताने से मना किया था और खुद उसे बता दिया। क्या तुम भी उसके साथ मिलकर मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो? खैर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता गुयनजी, मैंने सिहान को तुम्हारा होने तो दे दिया, पर अगर तुमने इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर गुयनजी ने फौरन से कॉल काट दी और सिहान से कहने लगा कि तुमने मुझे पहले सच क्यों नहीं बताया? बजाय कि तुम मुझे सच बताती, तुमने ली मुबई के साथ मिलकर इसे छुपाने की कोशिश की। लेकिन सिहान कहती है कि हमारा डाइवोर्स हो जाना ही बेहतर है, इस तरह तुम्हारे बिजनेस की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। जिस पर गुयनजी बोला कि ये कोई मसले का हल नहीं है, मैं हूं ना अपने बिजनेस को संभालने के लिए, तुम प्लीज इस वक्त मेरा सहारा बनो, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कोई झूठी तो नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम प्लीज मुझसे कोई भी बात मत छुपाना। ये सारी बातें वो सिहान को बहुत ही प्यार से समझा रहा था। सिहान भी उसकी बात समझ जाती है, पर वो कहती है कि आखिर कब तक मेरी सोल तुम्हारी बॉडी में रहेगी, प्लीज हमें जल्द से जल्द इसका कोई न कोई सोल्यूशन निकालना होगा। नेक्स्ट सीन में स्टेप मॉम जुनहाओ को कंपनी का CEO बनाना चाह रही थी, क्योंकि फिलहाल सबसे ज्यादा शेयर्स उनके पास ही थे। तब तक गुयनजी, दादी माँ और सिहान भी पहुँच जाए, ये कहते हुए कि हमें ये फैसला मंजूर नहीं। और किसने कहा कि सबसे ज्यादा शेयर्स आपके पास है? दादी माँ ने मिस्टर टैंग को डांटना शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा माना था, लेकिन मेरे पीठ पीछे तुम मेरे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन क्या है ना कि धोखेबाज इंसान का साथ उसके अपने भी नहीं देते। तुम जिन शेयर्स पर इतना नाज कर रहे हो, वो शेयर्स तो हमें मुंबई पहले ही दे चुकी। ये सुनकर मिस्टर टैंग फौरन से पेपर्स देख लेता है, जिसके बाद उसने मुंबई को थप्पड़ मार दिया कि इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे पूछे बगैर क्यों किया? वो बोली कि डैड, आप पहले भी 2 नंबर के काम बहुत कर चुके और मैं नहीं चाहती थी कि मजीद आप कोई इलीगल काम करे। यहाँ पुलिस मेंबर मिस्टर टैंग को इलीगल फंड के केस में अपने साथ ले जाती है। उन्हें गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। जाते जाते मुंबई भी सिहान को सावधान रहने के लिए कह रही थी कि विवी कभी भी तुम पर अटैक कर सकती है, क्योंकि वो तुम्हारा भला नहीं चाहती। यहाँ विवी भी जल्दी से गुयनजी के पास आते हुए कहती है कि मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं मिली हुई, मुझे तो पता तक नहीं था कि ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। गुयनजी की बॉडी में इस वक्त सिहान की सोल थी। उसने विवी को धक्का दे दिया कि तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चे की जान गई, तुम एक मर्डरर हो। ये बात इधर दादी माँ ने भी सुन ली, जो कि बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि क्या मेरा ग्रैंड चाइल्ड नहीं रहा? सिहान, ये कैसे हो सकता है? ये बात उन्हें काफी हर्ट कर देती है। इवन के इसी की वजह से दादी माँ बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया गया। दादी माँ को जब होश आया तो वो सिहान को तसल्ली देते हुए कहती है कि जो भी हुआ तुम्हें इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। जबकि उनके सामने इस वक्त सिहान की बॉडी में गुयनजी की सोल थी। दूसरी तरफ सिहान भी आ जाती है, ये कहते हुए कि हमारा केस सोल्व हो चुका है, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके बाद दोनों ही मिलकर दादी माँ का ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान दादी माँ को उन दोनों का बिहेवियर बहुत अजीब लगा। सिहान के गेस्चर्स बिल्कुल ही गुयनजी की तरह लग रहे थे और गुयनजी लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो दादी माँ ने कह दिया कि ना तो तुम गुयनजी लग रहे हो और ना ही तुम सिहान, आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे सच सच बताओ। पहले तो वो दोनों सोच रहे थे कि कैसे बताए, लेकिन फिर दोनों ही मिलकर ये पूरी कहानी जल्दी जल्दी से सुना देते हैं। उन दोनों की ये पूरी कहानी सुन लेने के बाद दादी माँ को उन पर हंसी आ रही थी और वो कहती है कि ये खामखा में तो नहीं हो सकता, यकीनन कोई न कोई चीज तो इसके साथ जुड़ी हुई जरूर होगी। गुयनजी कहता है कि दादी माँ, हमने तो बहुत कोशिश की पता लगाने की, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। हाँ, लेकिन ये पेंडेंट मेरे और सिहान के पास एक जैसा ही है। दादी माँ ने जब उन दोनों से वो पेंडेंट्स लिए और उन्हें आपस में मिला देती है, तो उन दोनों की सोल्स भी अपनी बॉडीज में वापस आ गई। फौरन से दादी माँ को भी रोक दिया कि प्लीज रुक जाए, यही हमारे सोल्स के एक्सचेंज होने की वजह है। दादी माँ बोली कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम इसे हमेशा के लिए जोड़ दे तो शायद फिर तुम दोनों की सोल्स भी एक्सचेंज होना बंद हो जाए। लेकिन इससे पहले कि दादी माँ उसे जोड़ पाती, उसमें से एक पेंडेंट टूट जाता है। अब चाहे दादी माँ इसे जोड़ने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन गुयनजी और सिहान पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता, जिससे तीनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दादी माँ सिहान से कहने लगी कि तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस मिल गई है ना, तो मेरी भी विश पूरी करो, मुझे एक प्यारा सा ग्रैंडसन चाहिए। ग्रैंड चाइल्ड का सुनकर सिहान और गुयनजी दोनों ही शर्मा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जुनहाओ और विवे को साथ में दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों का अफेयर काफी टाइम से चल रहा है। जुनहाओ बोला कि अगर इस प्रॉपर्टी में मुझे कोई हिस्सा
हिस्सा नहीं मिला तो इन सबको भी मैं कोई खुशी की लाइफ गुजारने नहीं दूंगा। जबकि विवी कहने लगी कि मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि सिहान को कभी भी उसकी लाइफ में कोई खुशी नसीब ना हो, बाकियों का क्या करना है वो तुम खुद ही देख लेना। इसके बाद सिहान को दिखाया जाता है जो गुयनजी से कॉल पर बात करते हुए कह रही थी कि मैं बस दादी माँ के लिए उनका फेवरेट फूड लेने के लिए गई थी, बस आ ही रही हूँ तुम्हारे पास। जैसे ही उसने कॉल काटी तो अचानक से कोई आकर उसके मुंह पर टिश्यू रखते हुए उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया गया। शन गुयनजी के पास आते हुए कहता है कि बॉस, मिस सिहान तो अभी तक नहीं आई, जबकि आपने तो कहा था कि वो कुछ ही लम्हों में पहुंचने वाली है और वो अपना फोन भी नहीं उठा रही। गुयनजी बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिहान ने तो कहा था कि वो करीब ही है। इसी दौरान जुनहाओ की कॉल आई जो कि इसे बता रहा था कि तुम्हारी दादी माँ और सिहान दोनों ही मेरे कब्जे में है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से तुम सबसे पहले किसे बचाना चाहोगे। अपना एड्रेस भी दे देता है। गुयनजी उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था लेकिन इससे पहले ही जुनहाओ ने उसकी कॉल काट दी। इधर गुयनजी शन को पुलिस रिपोर्ट करने के लिए कहता है, ये कहकर कि तब तक मैं अकेले ही वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। दूसरी तरफ जुनहाओ सिहान से कह रहा था कि इस फैमिली की वजह से मुझे और मेरी मॉम को बहुत कुछ देखना पड़ा। वैसे तो मैं सिर्फ इनसे बदला लेना चाहता था, लेकिन अब तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो तो तुम्हें भी इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकता। चलो तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, मेरी मॉम ने इस फैमिली की वजह से मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। गुयनजी मेरा एलिमेंट्री स्कूल का क्लास फेलो था, मैं हमेशा से ही उसे हराना चाहता था और फाइनली आज मुझे ये मौका मिल गया है। तब तक यहाँ गुयनजी भी पहुँच आया जो उसके हाथ में नाइफ देखकर कहता है कि प्लीज इन दोनों को छोड़ दो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। इस पर जुनहाओ बोला कि अब तुमसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी दादी और तुम्हारी वाइफ में से तुम किसको ज्यादा प्यार करते हो और किसको सबसे पहले बचाना चाहोगे। क्या फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन भी है कि तुम मेरे सामने खुद को जख्मी करो। इधर सिहान और दादी माँ फौरन से कहने लगी कि नहीं गुयनजी, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, ये लड़का हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन गुयनजी नहीं चाहता कि उन दोनों को कुछ भी हो, इसलिए वो जुनहाओ की बात मान लेता है। वहीं पर घुटने टेक दिए। जुनहाओ ने भी उसे एक और नाइफ पकड़ाया जिससे गुयनजी अपने हाथ को जख्मी कर देता है और फिर जुनहाओ से कहने लगा कि अब मेरी दादी माँ और सिहान को छोड़ दो। लेकिन वो ऐसा करने वाला कहाँ था। इवल स्माइल देते हुए कहने लगा कि मैंने ऐसा कब कहा, जब तुम खुद को जख्मी कर लोगे तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा। वैसे तुम्हें तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। एक बार विवी ने क्या कह दिया कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी, तुमने तो दिल पर ले लिया और तो और अगले 5 साल तक उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाई, जबकि तुम्हारी जान बचाने वाली तुम्हारी अपनी वाइफ ही थी। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। गुयनजी को पानी से डर लगता था इसलिए वो बेहोश हो गया। सिहान ने उसकी जान बचाई थी और वो विवी से कहने लगी कि आप इसके पास रहो, तब तक मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। जबकि विवी ने तो सारा क्रेडिट खुद को ही दे दिया था। यहाँ प्रेजेंट में गुयनजी मौका देखकर जुनहाओ को पकड़ना चाहता था लेकिन इससे पहले ही जुनहाओ के आदमी ने उसे पकड़ लिया। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ ली मुबई अपने आदमियों के साथ उस जगह पर पहुँच आया था और बहुत ही आसानी के साथ जुनहाओ और उसके आदमियों को भी अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद वो सबसे पहले सिहान के पास जाता है, उसके हाथ खोले और बताया कि अब नाटक करना बंद कर दो, जुनहाओ पकड़ा गया है। सिहान भी उसे अपने सामने देखकर पूछने लगी कि ली मुबई तुम यहाँ? वो बोला कि हाँ, तुमने मेरी जान बचाई थी ना, आज मैंने भी तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें वो फेवर लौटा दिया है और अभी भी मेरी ऑफर तुम्हारे लिए वैलिड है, तुम गुयनजी को छोड़कर मेरे साथ चल सकती हो। सिहान बोली कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। जो सुनकर ली मुबई को अच्छा तो नहीं लगा लेकिन वो कह देता है कि ठीक है, फिर आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद सिहान दादी माँ के पास जाती है, उनके हाथ खोले और उनको होश में लाया। दादी माँ को जुनहा और उसकी मॉम पर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि पहले तो मैंने इन दोनों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया लेकिन अब मैं इन दोनों को सजा जरूर दिलाऊंगी। उधर गुयनजी को भी होश आ जाता है। होश में आते साथ ही वो सिहान और दादी माँ से पूछने लगा कि आप दोनों ठीक हो ना? दादी माँ बोली कि हाँ हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम फिक्र नहीं करो। जुनहा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जो सुनकर अब उसे भी थोड़ा सा रिलीफ मिल गया और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।